मी अमोल क्षीरसागर, पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशन आणि साठे कॉलेज यांच्यातर्फे पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे सहर्ष स्वागत करतो. उद्या 26 जुलै कारगिल युद्धाला 22 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि त्यानिमित्त कारगिल युद्धामधील शिल्पकार हवालदार धीरेंद्र सिंग आणि हवालदार दीपचंद हे ज्यांनी कारगिल युद्धामध्ये सहभाग घेतला होता भारतीय लष्करातर्फे, त्यांचा आज पार्ले कॉलेज, साठे कॉलेज मध्ये विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आज ते इथे आलेले आहेत. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना कारगिल युद्धातील अनुभव शेअर करावे या हेतूने आजचा हा कार्यक्रम आपण आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन श्रीमती अनुराधा गोरे, वीरमाता कॅप्टन विनायक गोरे यांच्या मातोश्री आणि पार्ले टिळक विद्यालयाच्या माजी शिक्षिका यांच्यातर्फे होणार आहे. तर मी आता बाईंना अशी विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात करावी आणि याचं सूत्रसंचालन आणि कार्यक्रमाचा पूर्ण कंट्रोल त्यांच्याकडे मी हँड ओव्हर करत आहे. नमस्कार, सगळ्यांचं संस्थेतर्फे स्वागत. दिगेंद्र सिंह आणि दीपचंद यांची ओळख करून देण्याच्या पूर्वी थोडंसं आपण कारगिलची पार्श्वभूमी समजून घेऊया. कारण जी मुलं कॉलेजला आहेत त्यांना कदाचित अगदी लहान असताना कधी कधी कारगिल शब्द कानावरून गेला असेल. आमची जी सेकंडरी आणि प्रायमरीची मुलं आहेत तिथं तेव्हा जन्मालाही आली नसतील. अशा वेळेला कारगिल संघर्ष म्हणजे काय, तिथली टेरेन होते कशी, त्याला अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्य आमच्या सेनेने करून दाखवली म्हणजे नेमकं काय, हे जगातला सगळ्यात टफेस्ट वॉर असं म्हटलं जातं म्हणजे नेमकं काय हे थोडक्यात कळावं. डिटेलमध्ये कळण्यासाठी मी तर तुमचीच आहे, कधीही येऊ शकते, आपण बोलू शकतो. पण आज खास करून आपण दिगेंद्र सिंह आणि दीपचंद यांच्याकडून त्यांचे अनुभव शेअर करणार आहोत, कारण ते या विजयाचे शिल्पकार आहेत, ऑपरेशन विजयचे शिल्पकार आहेत. सुरुवातीला आपण बघणार आहोत, एक पीपीटी पण तुमच्या समोर आहे की कारगिल आहे तरी कसं, ती एरिया जी आहे, कारगिल संघर्षामध्ये युद्ध झाला तरी कुठे आणि कसं, ते थोडक्यात समजून घेऊया. कारण आज मी म्हटलं तसं की या दोघांना जास्तीत जास्त संधी आपल्याला बोलायला द्यायची. अगदी छोटीशी गोष्ट स्वरूपात मी सांगते म्हणजे तुम्हाला सोपं पडेल. एक लेह लडाखच्या भागामध्ये अत्यंत टेरेन कठीण, मी शब्दात वर्णन करते तुम्ही बघालच, एक छोटासा मेंढपाळ होता आणि त्याची शेळी हरवली आणि म्हणून तो शोधत 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 जेव्हा वर 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 खूप वर गेला तेव्हा त्याला दिसलं की समोरच्या टेकडीवर कोणीतरी पठाणी वेशामध्ये आहेत आणि ते काहीतरी बर्फात खणतायत. त्याला शंका आली, तो तसाच धावत आला, आर्मी हेडक्वार्टरला त्यांनी घातलं आणि मग आपल्याला कळलं की आपल्या भूमीमध्ये कोणीतरी काहीतरी गडबड केलेली आहे, आत घुसलेलं आहे. गंमत म्हणजे ते कोणीतरी काहीतरी नव्हते, तर पठाण वेशातले चक्क पाकिस्तानच्या रेग्युलर आर्मी मधली माणसं होती. बरोबर 8च दिवसांनी आपण सौरभ कालिया ह्याला आपण पाठवलं. बजरंग दल ते एक आपली पोस्ट होती आणि कक्सर क्षेत्र त्या ठिकाणी पाठवलं. बिचारा तो तर नाहीच, पण त्याचा कोणताच सहकारी परत आला नाही. मग दुसरी टीम पाठवली, अमित भारद्वाज, त्यांच्यापैकी कोणी आलं नाही आणि मग आपल्याला खात्री पटली की खरोखरीच कोणीतरी आलेलं आहे आणि 8 दिवसात नंतर लढाईला तोंड फुटलं. या 8 दिवसाच्या लढाईमध्ये, अर्थात 8 दिवसांनी जी लढाई सुरू झाली त्याच्यामध्ये सुद्धा ऑफिशियल लढाई डिक्लेअर करायला वेळ होता, पण तोपर्यंत पाकिस्तानची आर्मी द्रास, मुश्को, बटालिक, कारगिल या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण जी ठाणी खाली केलेली होती थंडीच्या दिवसामध्ये ती त्यांनी ऑक्युपाय केलेली होती. त्याच्यामध्ये ते जाऊन बसले होते, बंकरमध्ये बसले होते, नवीन बंकर बनवले होते, त्यांनी तिथे सप्लाय रूट बनवलेले होते. मुंथोधोला सारख्या ठिकाणी त्यांचं ठाणं त्यांनी बनवलेलं होतं, सपोर्ट मागे केलेला होता आणि मग धमासान लढाई झाली. वरच्या बाजूला ते आहेत, आपले सैनिक खालती आहेत, वर 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 चढायचं आहे, त्यांना वरून मारा येणार आहे. अशा वेळेला अतिशय कठीण म्हणजे वरचा एक सोल्जर हा खालच्या 10 सोल्जरच्या बरोबरीचा असतो, 100 सोल्जरच्या बरोबरीचा सुद्धा काही वेळेला असू शकतो. अशा परिस्थितीत आपल्या आर्मीने जे ऑपरेशन हातात घेतलं होतं त्याचं नाव होतं ऑपरेशन विजय. जे ऑपरेशन नेव्हीने हातात घेतलं होतं
त्याचं नाव होतं तलवार. नेव्हीनी एकही गोळी चालवली नाही. मात्र ईस्टर्न आणि वेस्टर्न फ्लीटनी अशी काही नाकेबंदी पाकिस्तानची केली की पाकिस्तानचा सगळा सप्लाय कट झाला आणि आपण त्यांचे मेसेजेस इंटरसेप्ट केले की आता आमच्याकडे 8 दिवस पुरेल एवढंच फक्त आमच्याकडे सगळं इंधन किंवा साठा आहे आणि मग वी विल बी व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन. त्याचबरोबर एअरने जे एअरफोर्सने ऑपरेशन हाती घेतलं त्याचं नाव होतं ऑपरेशन सफेद सागर. त्यांनी पण विविध प्रकारची कामं केली आणि आपल्या अनेक पलटणी त्या ठिकाणी काम करत होत्या. हे जे सगळं आहे ना, ही युद्धाची सुरुवात अशी झाली. युद्धाची सुरुवात झाली, त्यांचा 2 हेतू होता. एक जो NH-1 श्रीनगर लेह, आता हे तुम्हाला दिसतंय समोर, ते आहे कारगिल ऑपरेशन विजय. एक कुठची तरी टेकडी जिंकल्यानंतर त्या ठिकाणच्या सैनिकांनी केलेला जल्लोष आणि मागे बघत असाल तर आपल्या सह्याद्री पर्वताचे जे कडे आहेत त्यापेक्षा अतिशय कठीण असं तुम्हाला ही सगळी टेरेन दिसते. गवतही उगवत नाही. 6 महिने हा भाग जवळजवळ बर्फाखाली असतो. त्याच्यावर चढणं कठीण आहे. उन्हात हे खडक तापतात. खालती ह्याच्या गळीमध्ये सगळा बर्फ भरलेला असतो आणि वर तुम्हाला जाणं मुश्किल. वर पाठीवर बॅकपॅक मध्ये कितीतरी वजन घेऊन तुम्हाला चढायचं आहे. त्यामुळे तुम्हाला ऑपरेशन विजेचं एक सिम्बॉलिक चित्र तुम्हाला दिसतंय. पुढे तुम्ही गेलात तर साधारणपणे तुम्हाला हा नकाशा दिसतो आहे. POK पाक ऑक्युपाइड काश्मीर. आपण हा 47 साली भाग गमावला आणि हे जे तुम्हाला NJ9842 दिसत आहे त्या ठिकाणपर्यंतची लाईन ऑफ कंट्रोल जी होती ती सीमा नाही आहे. लाईन ऑफ कंट्रोल आहे याचा अर्थ ती सीमा ओलांडायची नाहीये. याच्यानंतर मात्र पुढची रेषा आखता आली नव्हती. पण सियाचीन, मला वाटतं इथे क्लिअर दिसत नाहीये, त्या ठिकाणी सियाचीन ग्लेसियर येतो. त्याला म्हणतात पाचर. का बरं पाचर म्हणतात तर पाकिस्तान आणि चीन यांच्यामध्ये मारलेली भारताचा घुसलेला भाग आहे तो बळकावायचा होता. आणि हा जो तुम्हाला इथून श्रीनगर पासून कारगिलकडे जाणारा रस्ता आहे त्या रस्त्यावर पण त्यांना हे करायचं होतं. त्याच्यानंतर हा तुम्हाला सगळा जो लढाईचा एरिया आहे तो तुम्हाला दिसतंय. गुमरीमध्ये त्यावेळेला फारशा हालचाली झाल्या नाहीत, म्हणजे लढाईच्या झाल्या नाहीत. पण द्रास सगळ्यात डिफिकल्ट आहे तो द्रास. मगाशी मी जे तुम्हाला म्हटलं सौरभ कालिया पहिल्यांदा गेला आणि त्याला हालहाल करून पाठवलं ते कक्सर सेक्टर तुम्हाला दिसतंय. वर कारगिल दिसत आहे आणि मग इकडे तुम्हाला खालशी आणि निमू वगैरे. निमूच्या भागामध्ये फारसं आपल्याला काही करावं लागलं नाही. पण पिंडरास वगैरे हा जो सगळा भाग आहे द्रास कारगिल वगैरे इथे सगळीकडे लढाई झाली. आणि अर्थातच ह्या नकाशा दिसत नाहीये पण सियाचीनच्या पण काही भागामध्ये 26ला विजय दिवस झाल्यानंतरही पुढे लढाई सुरू राहिली होती. त्याच्यानंतर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दिसत आहे की या ठिकाणी आपली जी एरिया आहे इथे गन एरिया तयार केलेली आहे. जी हेलिकॉप्टर्स तुम्हाला दिसत आहेत ही एअरफोर्सची नाही आहेत. तर जी माणसं आर्मी जॉईन करतात त्यांना एअर एव्हिएशन, त्या एअर एव्हिएशनच्या लोकांनी पण खूप खूप प्रचंड काम केलेलं आहे. 1999 कारगिल में रेजिमेंट ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए वो आज भी जानी जाती है. उन दिनों रेजिमेंट कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के अंतर्गत इंसर्जेंसी के खिलाफ कार्यों में लीन थी. उसी दौरान पाकिस्तान ने वही नापाक हरकत की जिसके लिए वो जाना जाता है. कारगिल, द्रास और बटालिक के इलाकों में घुसपैठ और संयोग से इस बार भी 1971 की तरह हम 8 माउंटेड डिवीजन में कार्यरत थे. 1999 में 8 माउंटेड डिवीजन के अधीनस्थ रेजिमेंट ऑपरेशन विजय के लिए जोजिला दर्रा आ गए. परंपरागत युद्ध स्थल न होने की वजह से इस हाई ऑल्टीट्यूड और पहाड़ी इलाके में दुश्मन हमसे कहीं ज्यादा अच्छी पोजीशन पर था और ये हमारे लिए एक खुली चुनौती थी. हे थोडक्यात असं आहे. कदाचित तुम्हाला शंका आली असेल, डिटेलमध्ये मागून बोलूया. पण ऑपरेशन रक्षक काय तर आता जसं ऑपरेशन ऑल आउट सुरू आहे, आतंकवादी जे घुसलेले असतात त्यांना हकलवून लावायचं, ते ऑपरेशन रक्षक. हे तुम्हाला आता सांगते, फक्त बाकी आता जास्ती नको. हे कारगिलची टेरेन तुम्हाला दिसती आहे. बर्फच बर्फ अजूनही काही वर दिसतोय तुम्हाला. मे मध्ये जून मध्ये पण हे बर्फ होतं. एकही त्या ठिकाणी तुम्हाला ग्रासचा एवढा सुद्धा दिसत नाहीये थेंब. अशा सगळ्या टेरेनमध्ये ही लढाई खेळली गेली.
त्याच्यानंतर हे तुम्हाला दिसतंय की अजूनही काही ठिकाणी बर्फ आहे. वारा इथे खूप असतो आणि रिजलाईन जी म्हणतात ना ती तुम्हाला दिसते बघा. वर ज्या दिसत आहेत त्या रिजलाईन्स, त्या ह्याच्यामुळे जबरदस्त वेगाने वाहणारे वारे आणि बर्फ याच्यामुळे घासून 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 पाय अक्षरशः कापले जातील, तलवारीसारखी धार त्यांना आलेली असते. अशा असंख्य रिज लाईन दिसत आहेत. त्याचा चढ कसा आहे बघा. या ठिकाणी तर काही ठिकाणी तर तुम्हाला दिसत आहे की नागाच्या फण्यासारखा चढ आहे आणि हा सगळा दगड जो आहे तो ढिसूळ आहे. त्याच्यावर पाय ठेवला तरी ते दगड घसरतात आणि म्हणून वर चढणं मुश्किल जातं. दोराला बांधून चढायचं असतं, तेही कठीण असतं खूप. पण अशी ही सगळी टेरिन आहे. त्याच्यानंतर परत हे तशाच प्रकारचा हा तुम्हाला दृश्य दिसत आहे. हे जे वेगवेगळे रंग दिसत आहेत अशाही पेक्षा वेगवेगळे रंग या ठिकाणी दिसतात. कारण थोडंसं जे शेवाळ उगवतं ना त्याचा रंग जांभळे, पिवळे, हिरवे असे दगड असतात. हे काही वेगळं हे नाही आहे. अशी कठीण टेरेन आहे. इथेही तुम्ही बघता ह्याच्यावर त्यांना लढायचं होतं, नुसतं जायचं नव्हतं तर लढायचं होतं असं हे आहे. त्याच्यानंतर हे तर तुम्ही मला वाटते इमॅजिन पण करू शकणार नाही की ही लोक कशी आणि कुठे चढली असतील. कारण काही वेळेला आपण मागच्या बाजूनी गेलेलो आहे, म्हणजे याचा अर्थ असा की ज्या ठिकाणी तो दगड पुढे आलेला दिसतोय ना, आपण चढतोय वर हे दिसू नये म्हणून मागच्या बाजूनी आणि घातक पलटण हे काही वेळेला मागच्या बाजूला लपून बसलेली होती. आणि मागच्या बाजूला ह्याचा अर्थ तुम्हाला बरोबर कळतोय की पाकिस्तानच्या एरियामध्ये जाऊन दबा धरून बसला होता, आवाज करायचा नव्हता आणि पळून येणारे खालती पाकिस्तानी भाग के जो लौटने वाले होते उनको मारने के लिए घातक पलटण भी काम कर रही थी. त्याच्यानंतर मला वाटते हे तुम्हाला दिसतंय की काही झालं तरी आपण जिद्द बळकावली होती की आम्ही बाळगली होती की आमचे जे जे बंकर्स घेतलेले आहेत ते मी परत मिळवल्याशिवाय राहणार नाही. हा जो फ्लॅग असतो तो त्यांचा लीडर असतो, तो खिशातून घेऊन जातो आणि जीत हासिल केल्यानंतर त्यांनी तो फ्लॅग दाखवतात. काही जण जिवंत राहिले पण कित्येक वेळेला असंही झालं की एकही जण म्हणजे मनोज पांडे, तुम्ही पुढे फोटो बघाल, कोणी जिवंत राहिलंच नाही की तिथे युद्ध कसं खेळलं गेलं हे सांगणार. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे दिसतंय की वेगवेगळी आपली ज्याला ऑपरेशन सागर, सफेद सागर म्हटलं ते तुम्हाला ही एअरफोर्सची विमानं दिसत आहेत. पहिली आपली 2 विमानं पाडली गेली, पण ती 2 विमानं पाडली गेल्यानंतर आपण शहाणे झालो की ताबडतोब आपण इस्रायलवरून एक नवीन टेक्नॉलॉजी केली. आपल्याला ट्रेनिंग नसतानाही आपल्या विल पॉवरच्या जोरावर आपण ह्यांनी त्यांचा सीमेच्या पार न करता लढाई करायचा जो गव्हर्नमेंटनी आपल्यावर रिस्ट्रिक्शन घातली होती त्यावेळेला ही विमानं आपल्याला उपयोगी पडली. आपण त्यांचे अनेक बंकर्स संकर्स उद्ध्वस्त केले आणि बरंच काम केलं. त्याच्यानंतर हे ऑपरेशन तलवार, मगाशी मी ज्याचा उल्लेख केला तो की आपली जहाजं ईस्टर्न आणि वेस्टर्न फ्लीट ही ऑलरेडी आलेली होती आणि ती गस्त घालत होती. त्यामुळे पाकिस्तानच्या नेव्हीला पाऊलच टाकता आलं नाही. 71च्या युद्धाचा जो अनुभव सांगितला तो आत्ता वेळ नाही, आपण 16 डिसेंबरच्या वेळेला बघू. हा परत तोच नकाशा आहे. श्रीनगर, द्रास, मगाशी मी म्हटलं तसं अशा ठिकाणी ते लढाई खेळली गेलेली होती. हे जे तुम्हाला क्रॉस दिसत आहेत त्या ठिकाणी पाकिस्तानचे जे डेपो होते, मगाशी जो एअरफोर्सचा आपण उल्लेख केला त्या डेपोच आपण नष्ट केले, डेपोच नष्ट केले, सप्लाय लाईन काढली. त्यामुळे वर जे अडकलेले पाकिस्तानचे सैनिक होते त्यांना लढाई करता येणं अशक्य झालं. त्यांचं अन्न पाणी सगळं आपण बंद केलं. बॅटल ऑफ तोलोलिंग हे सगळ्यात कठीण मानलं जातं आणि जास्तीत जास्त परमवीर आणि चक्र या ठिकाणी मिळालेली आहेत आपल्याला. आणि त्याच्याशिवाय जास्तीत जास्त बॅटल कॅज्युलिटी ज्याला म्हणतात तेही याच एरियात झालेलं आहे. त्याच्यानंतर हा एक छोटासा नकाशा आहे की कशा कशा प्रकारे आपण गेलो, एवढंच. जास्तीचे नकाशे आपण मागवून बघूया. त्याच्यानंतर अर्थातच टोलोलिंग कॅप्चर केल्यावर मात्र असं झालेलं नाहीये की गेलो आणि आपण मार्केटमध्ये गेलो आणि मार्केटमधून भाजी घेऊन आलो किंवा चॉकलेट खाल्लं, इतकं सोपं नव्हतं. कित्येक वेळेला सुरुवातीला आपल्या फौजा गेल्या, कित्येक मारले गेले, कोणी परत आलं, कोणी आलं नाही. एक पलटण, एक बॅच गेली, दुसरी गेली, तिसरी गेली, चौथी गेली आणि मग आपल्याला हा विजय मिळालेला आहे. आपले साथी गमावल्यावर विजय मिळणं म्हणजे काय असतं हे मला वाटतं त्यालाच अनुभवता येईल. आपल्याला त्याची कल्पना करणं कठीण आहे. हे 1-2 त्या ठिकाणचे जे फोटो होते, डीड फॉर अस, वी हॅव टू ऑलवेज रिमेंबर देम. आणि म्हणून आज आपल्या संस्थेने हा दिवस साजरा करायचा ठरवलेला आहे. दिवस साजरा करण्या म्हणण्यापेक्षा ह्या सगळ्यांना श्रद्धांजली, कृतज्ञता आपल्याला त्यांच्या प्रती व्यक्त करायची आहे आणि त्यांच्यासारखं होण्याचा प्रयत्नही आपल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी करायचा आहे.
हे जे दिसत आहेत तुम्हाला, हे परमवीर चक्र विजेते दिसत आहेत वर. तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये मला, ते 2 फोटो तर तुमच्या चांगलेच परिचय असतील, विक्रम बत्रा आणि हा जो सुभेदार योगेंद्र सिंग. कारण योगेंद्र सिंगचे बरेच व्हिडिओज आपण बघतो. हा मनोज पांडे होता. त्यांनी असं एक कोट आहे, कधीतरी तुमच्या कॉलेजमध्ये मी ते पुस्तक तुम्हाला जरूर वाचायला देईन. त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलंय, मौत सामने आएगी तो मौत को भी मारूंगा. हा छोटासा 20-22 वर्षाचा छोटासा हा तरुण, त्याला मिळालेला आहे. हे वीरचक्र विजेते मिळालेले दुसरे आहेत. त्याच्यानंतर बॅटल ऑफ, हा सगळ्यात कठीण बत्रा टॉप, मला वाटतं या बत्रा टॉप ज्यांना असाइन केलेला होता, त्याच्या अगोदर जे नागप्पा आहेत त्यांच्याशी आपण 1 सेकंदभर नंतर बोलणार आहोत. सगळ्यात कठीण असं हे होतं. आता ह्याला नाव दिलंय विक्रम पत्राचं, त्या ठिकाणी शहीदी झाल्यानंतर त्याला नाव दिलंय विक्रम पत्रा. आणखीन एक तुमच्या छोट्याशा माहितीसाठी सांगते, ती म्हणजे जसा हा त्याला बात्रा टॉप दिलाय, तसं आपल्या महाराष्ट्रातला एक 22कर म्हणून आहेत, त्यांना .5000 नाव दिलंय उदय टॉप. हे तुम्हाला असेच दिसत आहेत सोल्जर वर, त्यांनी हे केलेलं आहे. असाच झेंडा दिगेंद्र सिंहांनी कसा लावला तेही ते सांगतील. हा कसं दिसतं चक्र, तर असं दिसतं विक्रम बत्रा. बॅटल फॉर द टायगर हिल. तुम्हाला टायगर हिल म्हणजे काय कल्पना येईल कशी आहे ती. टायगर हिलच्या पायथ्याशी आता आपण ते जे मेमोरियल आहे ते बांधलेलं आहे. असं म्हणतात की तो टायगर टॉप जो आहे तो आणखीन उंच होता. तो आपण तोफांनी जो मारा केला, त्या तोफांच्या मारामध्ये तो टॉप तुटला. पण प्रचंड कठीण हे टायगर हिल, कारण टायगर हिल वरून नॅशनल हायवेवर त्यांना टार्गेट करता येत होतं. ही जस्ट तुम्हाला तिथली टेरेन दाखवण्यासाठी आहे. या ठिकाणी आमचे हे लढले. हे जे योगिंदर सिंह आहेत, त्यांच्या घरात सैनिकी परंपरा, वडील, भाऊ सगळे सेनेमध्ये. आणि हा यंगेस्ट रेसिपंट आपल्याला म्हणता येईल. योगिंदर सिंह ते जिवंत आहेत. हमसे जो हुआ वो हमने किया, बाकी बचा वो आपको करना पडेगा, असं ते सगळ्या युवकांना सांगत असतात. हा पण असाच एक टॉप आहे. जस्ट कशा ठिकाणची बर्फ होतं, त्या बर्फामध्ये आपल्याला युद्ध खेळावं लागलंय. एकाच वेळेला 2-2, 3-3 बाजूनी आपण हल्ला केला. नेक्स्ट हे असंच आहे. विक्ट्री त्याची मिळालेली. टेरियन कशी आहे फक्त तुम्ही बघा. हे तुम्हाला ब्रेव्ह सोल्जर्स आपल्याला दिसत आहेत. आणि आता आपण, मला असं वाटतंय, हे नागप्पा ज्यांचा मी उल्लेख केला, अगदी थोडक्यातच काय ते म्हणतात ते बघूया, ऐकूया. Hello everyone, this is Captain Naveen Nagappa, a Kargil war veteran. It was around 22 years back that I fought one of the fierce battles of the entire Kargil war. Somewhere early morning, a hand grenade was lobbed by the enemy into the bunker I was guarding. The grenade blasted right in front of my feet, injuring both my legs. The bunker which I was sitting in had collapsed, and the counter attack was already on. It was at that moment Captain Vikram Batra came as a savior and he pulled me out of the bunker. Imagine, I got hurt early in the morning. By the time they brought me down, it was late in the evening. There was too much of blood loss. There was infection which had spread into my leg. I was placed under a dangerous sleeping list. Can you imagine? I was in the hospital for 21 months. I had to undergo 8 major surgeries. During the course of my treatment, I had to go tremendous pain. At times I used to think that what is this for? How much pain did I undergo? What was it all for? Was it really my sacrifice, my pain? Was it really worth it? Because I used to see the society, the way the society behaves, the way the politicians behave, the way the soldiers are treated. It used to hurt me a lot at times. But ladies and gentlemen, let me tell you, on the occasion of 20 years of Kargil Vijay Divas, my entire set of officers went out to the same peak, at the very same place, where I was severely injured, and Captain Vikram Batra made the supreme sacrifice. It was such a terrific and a wonderful feeling. Standing there at the very place where I got hurt, realizing that this is what I fought for, and saluting the national flag,
at the place you got hurt, at the place where you lost your men, and saluting the national flag there is a different feeling altogether. I think I lived my life that day. I took back home a feeling that whatever pain I had to undergo, whatever sacrifice I had to make, a part of my leg had to be sacrificed. It was all worth it. To the extent, if I have to undergo this, I would like to do it again and again, probably for 100 more lives. That's it. मला वाटते नागप्पांसारखी सगळ्यांना प्राऊड फिलिंग व्हायची असेल तर आपण आपल्यापैकी काहींनी किमान 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 शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन तरी घेऊच या. हे नागप्पा आहेत, हे इंजिनियर आहेत. आता ते सध्या रिटायर झाल्यानंतर ते त्यांना टाइमली रिटायरमेंट नाही, आधीच रिटायरमेंट घ्यावी लागली. ते DRDO मध्ये काम करतात आणि मी खूप नशिबान आहे. बँगलोरला असतात ते. त्यांच्याजवळ 5-6 दिवस मी त्यांच्याजवळ मला राहता आलं. नेक्स्ट मला वाटते हा एवढंच आपण म्हणूया. अफराज हे जे नाव तुम्हाला दिसतंय, तुमच्यापैकी कोणालाही म्हणजे आतापर्यंत जवळजवळ 1947 पासून आपल्या 27,000 सैनिकांनी प्राणाचं बलिदान केलेलं आहे. त्याच्यापैकी सगळे तर काही शक्य नाही, पण ज्यांच्याबद्दल माहिती आहे यांनी खूप हे पण आपले डॉक्टर कलाम ज्याप्रमाणे होते त्याप्रमाणे विंग कमांडर अफराज मिसाईल मॅन आहेत. त्यांचे भाऊ, बायको, वडील हे सगळे आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्समध्ये आहेत. आणि त्यांनी हे जे ऑनर पॉईंट आहे त्या ऑनर पॉईंटवर तुम्ही गेलात, व्हिजिट केलीत की तुम्हाला N नंबर ऑफ सोल्जर्स आणि अधिकारी तुम्हाला त्यांच्याबद्दल माहिती मिळू शकेल. थँक्यू. त्याच्यानंतर मला वाटते मी आता दिगेंदर सिंह आणि दीपचंद यांच्याकडे वळते. त्यांच्याशी बोलण्याचा तुम्हाला मिळणारा आनंद हा खूप वेगळा असेल, पण त्यांचे अनुभव हे युनिक आहेत आणि ते त्यांच्या तोंडूनच ऐकायला पाहिजेत. त्यांची खरी ओळख त्यांच्या बोलण्यातून होईल, पण तरीही थोडक्यात मी सांगते ते म्हणजे पहिले जे आपले वक्ते असतील ते असतील दिगेंद्र सिंह, महावीर चक्र विजेते. 4 परमवीर चक्र आणि 9 महावीर चक्र मिळाली. त्याच्यापैकी हे एक महावीर चक्र विजेते. ज्या वेळेला ह्या तोलोलिंगचा टॉप घेत असताना ते बॅडली इंज्युअर्ड झाले. ते कसे लढले ते तेच सांगतील. पण त्याच्यानंतर ते इतके थकले होते की हॉस्पिटलमध्ये ते पडून होते आणि त्यांना जेव्हा जाग आली तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी त्यांच्या डोक्यावरून हात फिरवत होते आणि विचारत होते, बंद्या कितने को मारा. यांनी उत्तर दिलं, वो तो मुझे पता नहीं, मैंने तो मेरा काम कर दिया. पण यांनी आणि यांच्या टीमने मिळून जवळजवळ 48 घुसखोर पाकिस्तानी रेग्युलर सैनिकांना मारलेलं होतं आणि 11 बंकर्स उद्ध्वस्त केलेले होते. सगळ्यात यांची गोष्ट महत्वाची म्हणजे हे कमांडो आहेत. कमांडो मुश्किल वक्त कमांडो सगळ्यात कठीण आणि त्यांना सुपरमॅन हा किताब मिळालेला आहे. आणि मला असं वाटते त्यांना आपण विचारणार आहोत की तोलोलिंगचा विजय तुम्हाला कसा मिळाला. जसं ते सांगत जातील तसं तिथं झेंडा तुम्ही कसा रोवला, हे चॅलेंज तुम्ही कसं स्वीकारलं. मी त्यांना मध्ये मध्ये डिस्टर्ब नाही करणार. खरं तर त्यांच्या पाठी आणखीनही ते युनायटेड मिशनचे पण गेलेले होते कामाला. ऑपरेशन रक्षक मध्ये असंख्य सक्सेसफुल ऑपरेशन्स त्यांनी केलेली आहेत. सिलोनमध्ये आपली जेव्हा शांतीसेना गेली होती त्याही वेळेला ते गेलेले होते. पण कारगिल विषयी आज ते बोलतील. दिगेंदरजी एकतर आमच्या सगळ्या संस्थेतर्फे सगळे विद्यार्थी, सगळे संचालक मंडळ, मुख्याध्यापक, आणखी कॉलेजचे प्राचार्य, तुमचं पुरं स्वागत. आणि मी तुम्हाला सांगते की तुमचा तोलोलिंगचा जो अनुभव आहे तो तुम्ही आमच्याशी शेअर करावा. नमस्कार. हेलो, जय हिंद. जय हिंद सर. क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है. Yes. हाँ जी सर. सर. चलो, सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद, वंदे मातरम. आज मैं मैडम श्रीमती अनुराधा गोरे को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इतना अच्छा काम किया कि इतने बच्चों से मिलने का मुझे मौका दिया. ये मेरा सौभाग्य है. और सबसे पहले तो मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि आपने देश के लिए जो कुर्बानी दी है
वो अतुल्य कुर्बानी है, क्योंकि आपने अपने एक खून का कतरा को 9 महीने पेट में रख करके देश के लिए बलिदान दिया है। उसके लिए मैं और मेरे देशवासी आपको सलूट करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस भारत को एक भारत रत्न दे करके और उसको सम्मानित किया है। भारत माँ की इज्जत के लिए आपने 4 साल लगाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप आज भी संघर्ष, आज भी अपने देश के हर बेटे के लिए संघर्ष करती हैं। और उसके ऊपर आपने एक बुक भी लिखी है जो कल पब्लिश की जाएगी गवर्नर हाउस में, और उसी की वजह से हम आज आपने बुलाए, हम आए। तो आपको हमें आशीर्वाद लेते हैं आपसे कि आप जैसी वीर नारी को, इस छोटे से सिपाही का जय हिंद, वंदे मातरम। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी हजारों साल उम्र हो और जुग जुग जियो आप, मतलब कि आप जैसी माताएं इस धरती पर जब तक पैदा होंगी, जब तक हम जैसे वीर युद्ध में दुश्मनों को ऐसे ही धूल चटाते रहेंगे। मैं दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र विजेता, कारगिल युद्ध, मैं सभी प्यारे बच्चों को, दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि मौत तो डेली मरते यारो, मौत तो डेली मरते यारो, मौत ऐसी मरो जिसको जमाना याद करे यारो, जिसको जमाना याद करे यारो। तो मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के दौरान, अभी थोड़ी देर पहले मराठी में, इंग्लिश में मैडम अनुराधा गोरे ने बहुत कुछ बताया, लेकिन क्या है कि मेरा मराठी में थोड़ा हाथ तंग है और इंग्लिश में मैं थोड़ा सा काफी कमजोर हूं, यानी कि दोनों तरह से मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो लेकिन बात बढ़िया बढ़िया पॉइंट टू पॉइंट बताए इन्होंने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वो याददाश्त बिल्कुल ताजा है जैसे 22 मिनट पहले घटी हो, ऐसे महसूस होता है मुझे। तो मैं आपको कई छोटी मोटी घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। आपके पास, सभी के पास समय भी है और मेरे पास भी समय है। तो सबसे पहले तो मैं आपको श्रीलंका पवन ऑपरेशन के बारे में एक घटना बताता हूं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मैं बहुत ही कम लोगों को बताता हूं, क्योंकि कारगिल की सुनते हैं लोग, लेकिन मैं वो श्रीलंका की बताता हूं। उससे पहले मेरा एक शिष्य है, मेरा एक छोटा भाई है दीपचंद, कमांडो दीपचंद, जिसने देश के लिए अपने दोनों पैर और सलूट मारने वाला हाथ भी देश को दिया है। जब वो इस हाथ से सलूट मारता है ऐसे, तो मेरे अंदर हजारों किंग कोबरा का खून उबलता है ऐसे। अगर उनको कैसे डसू पाकिस्तानियों को, लेकिन मेरा जहां मौका लगा वहां तो मैं उनकी गर्दन काटी थी, और अब भी अगर दोबारा कोई मौका मिलेगा तो उनकी मुंडी फिर काटूंगा, ये मेरा वादा है, और अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। तो मेरे छोटे भाई को मेरा साधुवाद, आशीर्वाद। और अभी मैं श्रीलंका में ले चलता हूं आपको। मैं जब बिल्कुल छोटा बच्चा था उस टाइम पे 88 के अंदर, मतलब 18-19 साल की एज थी मेरी, मेरे को मेरी बटालियन कमांडर ने मेरा फिजिकल फिट तगड़ा दे के मेरे को कमांडो कोर्स करवाया बेलगाम में, और मैं वहां बेस्ट कमांडो रहा। और आते पलटन में से मुझे सीधा श्रीलंका भेज दिया गया। श्रीलंका में जैसे ही गया तो वहां मेरा इंटरव्यू हुआ एक कर्नल साहब के। तो बोले बेटा तू कमांडो कोर्स करके आया? बोले हाँ। मैं हाँ सर। तो बोले तू जनरल कलकट साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड जाएगा। मैं ठीक है सर, आदेश। मैं जनरल कलकट साहब के पास 15-20 दिन होगा और ड्यूटी करते हुए एक दिन कोकोबिल से मलाई तीबू जा रहे थे। श्रीलंका की जगह का नाम है, मुझे आज भी याद है, कोकोबिल और मलाई तीबू वो जगह के नाम है। कुछ अब चेंज होगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जगह से जनरल साहब बोले भैया हमारे को कोकोबिल मलाई तीबू जाना, कोकोबिल से मलाई तीबू जा रहे थे। तो रास्ते में एक ऐसी पुड़िया थी, पुड़िया के नीचे एक उग्रवादी था। तो उग्रवादी ने मतलब ऐसे ग्रेनेड फेंका ऊपर जनरल साहब की गाड़ी के ऊपर, और मैं उसका बॉडीगार्ड पीछे वाली ओपन जीप में था। तो उसने जैसे ही ग्रेनेड फेंका, मैंने उसको ऐसे कैच किया और उसी उग्रवादी के ठोक दिया, उसकी गर्दन में लगाया, और उसी टाइम उसकी गर्दन उठ गया ऐसे ब्राह्म देशिन।
उड़ते ही वो धड़ ऐसा कैसा नीचे गिरा और हम स्पीड से आगे की तरफ आड़ लेते हुए आगे की तरफ हमारी गाड़ी को बचा दिया ड्राइवर ने। वो थोड़ी दूर चलने के बाद में गाड़ी रोकी, जनरल साहब ने बोले पर वो लड़का कौन था जिसने उग्रवादी का सिलेंडर उग्रवादी को वापस कर दिया? तो मेरा जो कमांडर था बोले सर ये दिगेंद्र नाम का लड़का है, ये अभी कमांडो कोर्स करके आया ताजा। बोले तो दिगेंद्र नहीं है, तो कोबरा है। बोले बेटा कोबरा जानता है क्या होता है? मैं को सर मैं तो नहीं जानता। बोले कोबरा का वसूल होता है फाइट एंड डेथ, तेरा वसूल था अटैक एंड फिनिश, इसलिए तेरा नाम आज से कोबरा रख दिया मैंने। खुश है? मैं को साहब ठीक है खुश है, कोबरा कोई बड़ी चीज, मैं तो सोचा है कोई बड़ी उपाधि दे दी। तब मैं कोबरा में ले लिया उसको। अब उसके बाद में वहां से मैं छुट्टी आया, छुट्टी के बाद में दोबारा गया तो मेरी कंपनी थी, तो उसके अंदर मेरा प्लाटून हवलदार केपी कोरपाल सिंह था और नायक अवतार, ऐसे मेरे 6-7 कमांडर, 5 कमांडर हमारे एलटीटी में से जा रहे थे उग्रवादियों ने। तो उस जगह पे हमारे 5 साथियों को उन्होंने शहीद कर दिया। उसके बाद मेरे पास 4 सिपाही बच गए, मेरे से जूनियर थे, 5वां में था। हमने 10 के हथियार उठाए और उग्रवादियों का पीछा करना शुरू किया श्रीलंका में, और जाकर के ने एक किसी वीआईपी के घर में वो उग्रवादी घुस गए, तो वहां वो घर भी उड़ा दिया हमने और वो उग्रवादी भी उड़ा दिया और वो वीआईपी भी उड़ गया। वो आमदार था या पामदार था क्या था वो मुझे पता नहीं, वो भी मर गया। अब वहां जनरल कलकट को रिपोर्ट लगी कि भाई एक राजनीति की टोली आई थी, 5 राजनीति की को कंपनी, और उस टोली ने मतलब वहां के किसी भी उस आदमी को खत्म कर दिया, आमदार एमएलए का हो आमदार, बोले उसको गोलियों से मार दिया। हमारे को पता नहीं था भाई ये आमदार है, ना उनकी भाषा जानते थे। तो उसी प्रकार से हमने उनको वो तो बोले दिगेंद्र तेरे बहुत मोटी गलती है, तेरा कोर्ट मार्शल होगा। उसके बाद में मेरे को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बैठा दिया। तो वहां उस जंगल के अंदर ऐसे क्वाड गार्ड बना होता है जो कैदी जंगी कैदियों को रखते हैं, वहां मेरे को रखा हुआ था। और वहां पर हमारी कुछ कमांडो टीम को हमारे 11 टैंक अर्जुन, 11 टैंक श्रीलंका के अंदर एलटीटी ने उड़ा दिए थे ऐसे, जो कि 71 के अंदर 1971 में 3 ही टैंक बर्बाद हुए थे। लेकिन श्रीलंका के अंदर हमारे को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था कि 11 टैंक अर्जुन उड़ा दिए ऐसे। वो और दिगेंद्र सिंह जी आपको थोड़ा डिस्टर्ब करती हूँ, आपकी बातें सुनने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल विजय दिवस है, तो उसके बारे में आप ज्यादा बताएंगे तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। आपके जैसे वीरों का सम्मान करना हमारे लिए एक हमारे लिए ज्यादा सम्मान वाली बात है, और बहुत हम सुनेंगे। फिर भी आप का जो है वो स्टोरी आप बताइए कि चलो जनरल ने आपको कैसे ये किया, ललकारा, आपने कैसे बोला हाँ मैं कोबरा इधर हूँ और ऊपर गए। जी मैडम कोई बात नहीं, हमें कारगिल विजय दिवस के बारे में आपने थोड़ा पहले ये कहा था ना कि आप छोटी मोटी और श्रीलंका की वो सुनाना, तो इसलिए मैंने सुनाने का दिल किया। जरूर बनाए तो अभी आपको मैं वहां ले चलता हूँ जहाँ -30 डिग्री तापमान था, यहाँ +30 है। बंबई का आज का +30-31 होगा शायद, मेरे हिसाब से मेरी बॉडी बता रही है। इसमें कोई थर्मामीटर तो ऐसा तो लगा नहीं, लेकिन बता देती है कभी कभी। तो मतलब वहां -30 था, जहां पर आपने तोलोलिंग का जिक्र कराया मेरे से पहले कि वहां पर 3 बटालियनों ने हमले किया था। तोलोलिंग वो पहाड़ी थी जिसपे 3 बटालियनों के काफी बेटे शहीद हो चुके थे, जिनकी गिनती मैडम ने कर दी है पहले से। तो उस बटालियन वहां तोलोलिंग पे 28 मई 1999 को एक बटालियन अटैक मारा था, उनकी डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। जब जनरल मलिक ने हमारी बटालियन को बुलाया कुपवाड़ा से, हम वहां से 200-250 किलोमीटर दूर थे, तो वहां से कुपवाड़ा में से हमारी बटालियन को बुलाया गया। तो वहां पर हमारे को बोला कि तोलोलिंग की रेकी करके आएंगी 2 राजनीति की टीम। तो जितने सेक्शन कमांडर होते हैं वो ग्रुप होता है, उसके अंदर मैं भी था, मैं कोबरा टीम का टीम कमांडर था। तो सीओ साहब मेरा कर्नल एमबी रविंद्रनाथ ने ये बोला कि भाई बेटा दिगेंद्र, अभी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है और बड़े दिमाग से लड़ाई लड़नी है बेटा। मुझको ठीक है सर। बोले अभी तेरे को कहाँ से लड़ाई लड़नी है, तू देख के आ जा। तो मैं तोलोलिंग इस प्रकार से थी, तो सामने से अटैक मार रहे थे लोग, तो 3 हमले फैल हो चुके थे, कोई कामयाबी नहीं मिली। मैं उस नाले में गया, वहां से रेकी करके वापस आके अपने सीओ साहब को बताया, मेरे को सर पीछे से अगर रस्सा बांध दिया जाए तो मुझको अपनी फौज चढ़ सकती है।
बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैं को मैं। बोले अगर तू गिर गया तो? मुझको चढ़ गया तो? बोले चढ़ गया तो अपनी फर्स्ट कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। मुझको सर ये बताओ। तो बोले यार ये बात तो तू जनरल साहब को बता, मलिक साहब को, वो 2 दिन बाद में अपना दरबार लेंगे। तो गुमरी में हमारा दरबार लिया जनरल मलिक साहब ने। तो उस टाइम पर सभी को बोला भाई मुझे ऐसा कमांडर चाहिए जो वॉलेंटियर तोलोलिंग पर तिरंगा फहराने वाला। टू राजदीप बहादुरों की बहादुर बटालियन है। पूरा देश जानता है कि टू राजदीप ने फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस जीता है, 1948 में पहला महावीर चक्र जीता है, 71 में भी उन्होंने मेडल जीते हैं और अब भी वो मेडल जीतेगी। मतलब तगड़ी बटालियन है टू राजदीप, और इसकी हिस्ट्री आगे आगे चलती है, पलटन पीछे पीछे चलती है। तो बोले मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कमांडर कौन है जो मुझे तोलोलिंग पर झंडा गाड़ने का वॉलेंटियर हो कोई। तो मैं बोले हमको सर जय हिंद। कोई नहीं बोले हमको बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा। बोले हाँ बेटा कोबरा तू वही है जो हजरतबल में एक गोली से 144 सिलेंडर करे थे? मैं सर मैं वही हूँ। बोले वही है जो अभी 13 मई को 4 उग्रवादी कपवाड़ा में बजा बजा के मारे थे? मैं सर वही हूँ। बोले तेरी स्टोरी का मुझे पूरा पता है बेटा। हाँ अब बता क्या प्लान है तेरी? मैं सर मेरी प्लान ये है कि तोलोलिंग के पीछे से इधर से रस्सा बांध करके हमारी घातक टीम और हमारे कोबरा जो टीम है मेरे साथ 7-8 आदमी है वो सारे हम पीछे से चढ़ सकते हैं। तो बोलो रस्सा कौन बांधेगा? मैं सर मेरा माउंटिंग वेलफेयर कोर्स है मैं बांधूंगा। बोले तू गिर गया तो? मैं यह बात तो शिव साहब ने पूछी थी। मैं चढ़ गया तो? बोले चढ़ गया तो अपनी फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द कारगिल वार को कोई रोक नहीं सकता बच्चे। तो मैं सर आशीर्वाद चाहिए मुझे, ये जरूर रस्सा बंधेगा। तो बोले रस्सा कहाँ का आपको रस्सा चाहिए? मैं यस सर रसिया का रस्सा चाहिए जो जिसकी 10 टन उठाने की क्षमता और वजन 7 किलो 600 ग्राम के लगभग वजन था उसका, वो रस्सा चाहिए। मुझको वो इंजेक्शन चाहिए जो बॉडी में लगाते हैं जो आदमी थकता नहीं है। बोले वो भी मिलेंगे आपको। तो पूरा सामान मेरे को 1-1.5 घंटे बाद वहां मिल गया और मैं 14 घंटे में रस्सा बांध दिया पीछे रस्सा बांधने के बाद में मैं नीचे आया। उस टाइम रस्सा बांध रहा था, उस टाइम पे इसके ऊपर मैं फायर डलवा रहा था अपनी बिफोर्स गन और आरटी जितनी भी जो आज मेरे सामने बैठा हुआ है कि नायक दीपचंद ये मेरे को डायरेक्ट फायर दे रहा था। वहां तोलोलिंग के ऊपर मैं बोल रहा था दीपू भाई घोड़ा आने दे तोलोलिंग पे। बोलो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? मको डायरेक्ट ही ठोक। तो ये काम दीपचंद वहां कर रहा था मेरे सामने। इनकी बटालियन हमारी सपोर्टिंग फायर बटालियन थी आर्टिलरी। तो मुझे बहुत गर्व की बात है कि आज मेरे साथ यहाँ भी है, ये डिबेट में भी लड़ाई में भी था और शायद आगे भी साथ ही रहेंगे तकरीबन है। तो बहुत अच्छी बात है। तो उस जगह पे मतलब वो रस्सा बांध दिया मैंने। 14 घंटे बांधने के बाद में जनरल साहब ने मेरे को नीचे बुलाया। नीचे बुलाने के बाद में ये बोला कि बोले बेटा तेरे तोलोलिंग पे क्या देखा? मैं को सर मैंने तोलोलिंग के ऊपर बैंक कर देखे, कोई गन इधर लगी है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, ऐसे जिगजाग के अंदर गन बहुत ज्यादा गन लगी हुई, काफी बैंकर बने हुए। बोले आइडिया? मैं को सर 20 तो हो नहीं सकते, 10 से कम नहीं। बोले तेरा आइडिया मतलब 15 तो होंगे। मैं को सर 15 से तो ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो बोले इसका मतलब 15 मान ले। मैं को 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकते हैं साहब, क्योंकि वहां गोले पड़ रहे थे, एग्जैक्ट गिनती तो मैं कर नहीं सकता। तो बोलो अभी तेरा क्या इरादा है? मैं को साहब हमें 10 आदमियों को लेकर पीछे जाएंगे, यहाँ LMG लगा देंगे, LMG से दुश्मनों पर फायर करेंगे तो दुश्मन अपने बैंकर में से मशीन गन को काटेगा और वो हमारी तरफ अटैक की तरफ शामिल हो जाएगा। अगर भाई दुश्मन का अटैक पीछे से आया और सामने से हमको चार्ली कंपनी है वो हमारी, वो अटैक करेगी तो वो और डेल्टा कंपनी बर्बाद बैंकर की तरफ से करेगी, तो हम इस पर कैप्चर कर सकते हैं तोलोलिंग को। अन्यथा 2-3 बटालियन है उनकी डेड बॉडी पड़ी है, ऐसे हमारी पड़ी रहेगी यहाँ पर, उठाने नहीं देगा दुश्मन। तो बोलो ठीक है बेटा तेरी प्लान बढ़िया है, ओके, लेकिन तेरे साथ में तेरा कंपनी कमांडर मेजर विवेक गुप्ता जाएगा, सुबेदार भवरलाल जाएगा, सुबेदार सुमेर सिंह राठौर जाएगा, CHM यशवीर, हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया तेरा बटालियन कमांडर, ये मेरे को नाम दिए। वो सर फिर तो मेरी सेक्शन में मैं क्या करूंगा? मैं तो नायक हूँ, ये तो सारे मेरे से सीनियर कमांडर आगा। बोले तुम कोई कमांडर नहीं हो, तुम सबके सब कमांडर हो, तुम्हें सबके सब कमांडो हो और तुम सबके सब तगड़े आदमी हो। तेरी बटालियन ने ये नाम छाट के दिया है कि भाई दिगेंद्र के साथ ये भी जाएंगे। वो सर जो आदेश सिर माथे पे।
तो वहां हम सब के सब 12 जून की रात को इकट्ठे हो गए 8:30 बजे। तो वो मेरा कंपनी कमांडर मेजर विवेक गुप्ता बोलता है, कोबरा क्या प्लान है? मैं कहा सर मेरी तो एक ही प्लान है कि पहला बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो सूबेदार भंवरलाल भाकर बोलता है तेरे से कम कौन है? दूसरा मैं। तो सुमेर सिंह राठौड़ बोलता है तीसरा मैं। तो अति देर में बोलता यार मैंने प्लान पूछी, चौथा मैं करूंगा। फिर गुप्ता साहब बोलता चौथा मैं। तो वो सीएचएम यशवीर बोला पांचवा मैं, छठा मैं, ऐसे हम 10 के 10। तो मुझको अगर 10 बैंकरों को हम बर्बाद करते हैं, बैंकर हो गए 12-13, तो बोले जो हमारे में से जो बचेगा वो 11वां बैंकर बर्बाद करेगा। मुझको नहीं सर 11वां बैंकर मैं बर्बाद करूंगा। बोले ओके डन। तो फिर वह बोले ठीक है ओके रेडी। तो हमने 18 15 हैंड ग्रेनेड पिट्ठू में लिए, 350 गोली ली, और लेने के बाद में एक पिस्टल, एक कमांडो टाइगर चाकू इतना बड़ा जो साइनाइड में डुबो होता है, जो आदमी को टच करते ना तो मराठी बोले ना हिंदी बोले ना उर्दू बोले ऊपर चला जाता है। तो ये वो चाकू ले लिया हमने, और उस भगवान को याद करके, उस दुर्गा भवानी को याद करके, मुझको मालिक हमारे को जीत दिलाना। और हम 12 जून 1999 की रात को ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ऊपर गए तो इस पर फायर ऊपर पड़ रहा था, यहाँ से जो दीपचंद और फायर कर रहे थे। तो मैं बोला मैं ऑल स्टेशन कोबरा रिपोर्टिंग ओवर। तो ये बोले ओके, मुझको 1 मीटर फायर ऊपर कर दो अभी। तो एक कमांडर बीच में बोलता है कि दिगेंद्र बहुत बड़ा रिस्क लेता है, मगो रिस्क आगे ही जीत है कमांडर। मगो सर रिस्क आगे ही जीत होती है, मगो ऐसे नहीं होती मगो। तो उन्होंने फायर इन्होंने 1 मीटर ऊपर कर दिया, इनके गोले हमारे से ऊपर के ऐसे जाए चसते हुए। ट्रेसर राउंड जो एमएमजी के लगे हुए थे वो ऐसे चसते हो जाए, उसके नीचे से हम घुसे और सांप की तरह रेंगता हुआ जैसे ही दुश्मन के नजदीक पहुंचे। और मेरा बैंकर सबसे नजदीक था, दूसरा का इधर था। तो हम अपने साथियों को ऐसे बोला मगो तुम इधर से चलो भाई, फटाफट एडवांस आगे हो जाओ, फायर के नीचे से घुसो ताकि दुश्मन को पता भी ना चले। और मेरे साथियों को मैं जैसे आगे की तरफ कराया, मैं सीधा का सीधा गया ऐसे सांप की तरह रेंगता हुआ। तो जो झांकी थी उसके अंदर काले, रास्ते में काले काले पत्थर थे, कभी मिसाइल टकराव है तो रोशनी हो ना कुछ नहीं दिखाई दे। तो इस प्रकार से हमने जो काले पत्थरों को पकड़ता पकड़ता ऐसे गया। तो वो जो झांकी थी जिसमें गन लगी हुई थी दुश्मन की, इस प्रकार से लूपोल। तो मैं सोचा कि ये भी कोई काला पत्थर है, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, पकड़ते ही दुश्मन की बरल मेरे हाथ में आ गई। तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरे सीने में लगी, ये इस जगह पे, ये 1 2 3 गोली ये लगी, 2 गोली AK-47 में लगी, वो भी छूट गई। मैं वहां बोला मुझे ये मेरे मालिक तने एक योद्धा का हथियार खोस लिया। तो वहां भगवान अंदर से बोलता है जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं नहीं करता, और जो खुद की रक्षा करता है उसकी मैं जम के करता हूँ। मगर भगवान तो अपने पास ही है यार, के अंदर कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने एंड टू एंड ग्रेनेड लिया और पिन काटी, और वो बैंकर की जो दीवार थी ऐसे मोटी, उसके अंदर ऐसे हाथ दे करके अंदर छोड़ दिया। बड़ाम दे, जैसे ही अंदर से बड़ाम दे फटा, अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर, काफर का अटैक। मको मरिया तो है चाहे एक भी मरू भाई, वैसे आइडिया लगा, कुछ पत्थर मेरे ऊपर पड़ गए। अंदर से अंदर आवाज आई अल्लाहू अकबर, काफर का अटैक। तो उनका मेजर अनवर खान जो पीछे खड़ा था वो बोले याली दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे, काफरों को चुक चुक मारो, साथियों आगे बढ़ो। और वो उनके 30 आदमी ऊपर आए, और वो तो बोले याली, अपने वाला भंवरलाल बोलता बोल बजरंग बली, और डट सपरे शुरू होगी। और मेरे साथियों ने उनके 30 आदमियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन आज भी अफसोस है और जीवन जतरा भी अफसोस रहेगा कि मेरा एक भी साथी उसी दौरान बचा नहीं, वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले गए। किसी के 10 गोली, किसी के 15, किसी के 8 10 गोली लगी, कोई घंटे में, कोई आधे घंटे में, कोई 20 मिनट में, कोई सुबह 4 बजे। मेरे वो साथी था सुतार सुमेर सिंह राठौड़, जिसका पेट फटा हुआ था पूरा, वो मेरे को लास्ट टाइम ये बोला कोबरा इन कुत्तों को मत छोड़ना, भगवान तेरे साथ में है, तू शेरे हिंद है, मार बेटे इन कुत्तों को मार। बोलो तो सुबह 4 जो मैंने पहला बैंकर उड़ाते मेरे को यकीन होगा कि दिगेंद्र तेरा हाथ भी काम कर रहा है और तेरा अभी तो भेजा भी काम कर रहा है। तो मैंने फर्स्ट एड लिया और पट्टी करी, ये सामान फटा था उसमें ऐसे कैसे घुस लिया, फर्स्ट एड को पट्टी करी, और सांप की तरह ऐसे रेंगता रेंगता, और अगली गन ऐसे फायर कर रही है, ऐसे गन फायर कर रही है। वो गन के नीचे में गया
और वो गने से फायर करिए अपना ग्रेनेड काटू और अंदर रक्षा दू गड़ाक देसी और बैंकर पड़े ब्राम दे अंदर से आवाज अल्लाह हमको मर तो है। ऐसे करते करते सुबह 4 बजे तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए, 11 बैंकर उड़ा दिए। अब उनका मेजर अनवर खान ऊपर मुझे गाड़ी निकाला है, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल। मैं के कुत्ता हूँ बाहर निकलूं? मैं के कुत्ता हूँ यार, तू कुत्ता कोई कुत्ता होगा उसको बात कर। अब वो मेरा सीओ साहब वायरलेस सेट में बार बार करे कोबरा 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 मेरे से बात कर। अब वो मेजर अनवर खान सुन रहा कि कोबरा ये वही है जो 95 में एक के बदले 16 सिर काट के ले आए थे। 95 में मतलब जहां अनुराधा गोरे मैडम के बच्चा की बलिदान हुआ था उस जगह पे पाकिस्तान के हमने 16 सिर काट के ले आए थे। वही सितंबर 1995 की बात है। वहां पर सितंबर में हमने हमारी बटालियन के एक सैनिक के साथ उन्होंने दुर्घटना घटा दी थी, तो उसके बदले में हमने एक के बदले 16 सिर काट के ले आए थे पाकिस्तान के 15 किलोमीटर अंदर जाकर के। पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी इंडियन आर्मी की, लेकिन वो हमारी बटालियन तक सीमित थी, पहले पेपरबाजी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। तो वही बटालियन थी जो तोलोलिंग पे थी, वही बटालियन 1995 में कहा थी, कुपवाड़ा में थी हमारे सामने। तो उसको पता चला कि कोबरा कोड नेम वायरलेस सेट पे वहां भी सुनते थे और यहाँ भी वो कोबरा, इसका मतलब हो ना हो ये वही कोबरा है। तो उन्होंने बोला कोबरा तू 95 में हमारे 16 आदमियों के सिर काटे थे, आज तेरे 16 टुकड़ा करूंगा। तो हमको इसको पता चलेगा ये वही बटालियन है। इसका मतलब 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है पाकिस्तान की, वहां भी 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी। तो उनको भी पता चल गया कि ये वही कोबरा है और मेरे को पता चल गया कि वही बटालियन है। तो वो खूब गाड़ी गलौज करा। सुबह 4 बजे तक मैंने उनका एक एक करके 11 बैंकर उड़ा दिए। अब मुझे नहीं पता एक बैंकर में 4 मरे, 5 मरे, 6 मरे, किसी में 2 मरे, किसी में से, क्योंकि ग्रेनेड से जितने मरे थे वो सुबह बताते हैं कि ग्रेनेड मेरे अलावा मेरे साथियों ने नहीं फायर किए। मेरे साथियों ने गोलियों से जो एक एक 2-2 मैगजीन फायर करे, उसके बाद वो हमेशा ही धरती को छोड़ के चलेंगे। तो मैं पीछे घूम के गया, उसके पहाड़ी के 4 महीने से घूम के आया, तो पीछे बर्फ में ऐसे सीढ़ी कटी हुई थी ऐसे, तो उसमें ऐसे दिया। तो वहां मेरा एक साथी लहसनायक बच्चन जिसके सिर में गोली लगी, और वो बोलता कोबरा कमांडर, कोबरा सर, दिगेंद्र सर LMG ले लो, दिगेंद्र सर LMG ले लो। आपको पता है आप LMG में गोल्ड मेडल है, आपको LMG मिल गई तो आप हजारों दुश्मनों को मार सकते हैं अकेले। मैंने मेरे वो साथी की LMG ली और उसका वो पिट्ठू लिया, 750 गोलियों का भरा हुआ पिट्ठू, और वो लेकर के गले में डाल के जैसे ऊपर चढ़ा तो मेजर अनवर खान ऐसे 2 गनों से, हमारी चार्ली कंपनी बिल्कुल नजदीक 500 मीटर पर आ चुकी थी, उसको ऊपर दबा दब फायर कर रहा था वो, और वो लाल लाल दिखाई थी। मैं पीछे से चढ़ा, मगर मेजर अनवर खान बहुत देर होगी तेरे गाड़ी काटता, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, संभाल मुझको। मैंने उसके ऊपर गोली फायर करी, उसने अपनी पिस्टल निकाली, 3rd गोली मारी जो मेरे यहाँ बेल्ट की लाइन में लगी, और मेरी जो गोली फायर हुई LMG की, एक ही गोली फायर हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरे साथी ने उसमें कितनी गोली फायर कर रहा है, कि उसमें एक ही गोली बच रही थी। मैंने जैसे गोली फायर करी, पट देश ने पुर्जे बोले आगे, और हमको के अंदर धोखा। और वो गोली फायर करी, फायर वो या तो भगवान जाने उसके हाथ में लगी या पिस्टल में लगी या कैसे, उसकी भी दूसरी गोली फायर नहीं हुई, और उसने मेरे पर सीधी डाई मारी ऐसे। उसने डाई मारी, मैंने उसका टेटुआ पकड़ा यहाँ से, नरड़ बोलते हैं ना, क्या नरड़ को क्या, हाँ, वो यहाँ से पकड़ा और नरड़ को पकड़ा, और वो गट्टर गट्टर करवा लगा, बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। मैं क्यों छोड़ दूं, रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, मुझको तू है क्या, छोड़ दूं तुझे। तो उसका टेटुआ पकड़ा, वो नीचे गुड़ता गुड़ता नीचे आए हम, और वो मेरे हाथ से छूट गया। छूटते ही वो पाकिस्तान की तरफ भाजा, मगर मेजर अनवर खान एक महान योद्धा, पीठ दिखाते नहीं, मुझको मुकाबला कर। और वो किसका बाप का मुकाबला करा, मैंने अपना कमांडो टाइगर लिया, उसके ऊपर टूट पड़ा से, और उसकी गर्दन में यहाँ बैठा दिया। बैठाते उसकी मुंडी काटी, काटने के बाद में ऐसे देख मुंडी, मुका बोल कुत्ता तू या मैं। अब तो उसकी जीभ इतनी बाहर आ रही थी, वो कहाँ बोले था, वो तो चले गया था। तो ऐसे मैं भारत माता ही से बोलता हुआ जैसे ऊपर चढ़ा, गुडलिया या टांग मेरी काम करना बंद कर दिया थोड़ा थोड़ा, मतलब एक ही टांग से काम कर रहा था। और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा तो अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी डाडी वाली फोटो आ गई,
इसलिए भारत सरकार ने मुझे जिंदा महावीर चक्र दे दिया, नहीं था बहुत मुश्किल था कि मुझे देना। तो उसके बाद में जैसे मैं ऊपर चढ़ा, मैं भारत माता की जय बोली जोर जोर से, जोश में कि हम तोलोलिंग जीत गए। और उस टाइम पे ये 2 आंगली में ऐसे करी थी कि मैं 2 राजदीप जीत गई। मुझे नहीं पता था कि ये विक्ट्री का निशान है, मुझे नहीं मालूम था ये विक्ट्री कहते हो। सबसे पहले मैंने ऐसे करा, मैं 2 राजदीप की जय हो है। फिर बाद में पता चला, बोले दिगेंद्र ये तो विक्ट्री है। मुझको ये क्या होती है विक्ट्री, मुझे नहीं पता। मुझको 2 राजदीप जीत की, मैं तो यही बोला था। उसके बाद मेरे सीओ साहब कर्नल एम बी रविंद्रनाथ आए ऊपर। आने के बाद में उसने मेरे को सलूट हुआ, प्राउड माय सन, आज पूरे हिंदुस्तान की तरफ से तुझे कारगिल युद्ध की पहली जीत बहुत बहुत मुबारक हो तुरे बेटे, चल झंडा फहरा। तो मैं झंडा फहराने के लिए वो राइफल में वो गालिया, तो वो झंडा गाड़ने की जगह नहीं थी। तो मैंने वो मेजर अनवर खान की बॉडी को रक्षा पत्थर के सहारे ऐसे लगाया, और वो कटा हुआ गर्दन थी ना, उसके अंदर सीधा का सीधा बैठा दिया ऐसे, वो झंडा पूरा का पूरा ऐसे बैठा दिया झंडा। और वो पहला झंडा गाड़ के भारत माता की पहली फतेह, कारगिल वार टर्निंग पॉइंट था कारगिल वार। ये हमारे सौभाग्य में लिखा कि हमने पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा इस हाथ में था, वो आज से 22 साल पहले। और उसके बाद में वहां से मुझे हॉस्पिटल में ले आ गया। हॉस्पिटल में देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे 3 थप्पी मार के बोलता है, वारे मेरे कलियुगी के कर्ण बली, तना 48 मारे। मुझको है, बोले तुझे नहीं पता? मुझको नहीं सर, मैं गिनती नहीं करता, मैं तो ठोकता था। मुझको गिनती करने वाले हमारे पास बहुत सैनिक है, वो बाद में कर लेंगे मुंडियों की कितनी मुंडी। बोले वहां बैंकरों के अंदर 48 मुंडी मिली, और वैसे तो 70-75 है, लेकिन बोलो वो गरनेडू से जो मुंडी मिली वो तेरे नाम लिखी गई है। मुझको 48 मार दिया। मुझको हाँ, बोले आप सेंचुरी में 2 की कमी अभी तक नोट आउट है, मुझको वो भी कभी पूरी हो जाएगी। मुंह तो भगवान से प्रार्थना करा कि वो भी कभी पूरी हो जाएगी। कोई अगर ताज में उस दिन में होता तो हो सके मेरी पूरी हो जाती है, सेंचुरी बन जाती। कसाब कुसू को तो मैं ऐसे पकड़ के ही फोड़ देता, हाथ से बढ़ दे, वो कुछ नहीं था, बच्चा ही तो था। और उन बेकार दिया लोगों ने, वो आ गया इधर। और यहाँ बंबई के अंदर जो ताज का हुआ, तो बंबई की पब्लिक गोली खा रही है। ये नहीं कि मिर्चा पाउडर उठा के साले की आंखें मार दे और हथियार खोज के उसी को ठोक दे। ये बात बहादुरी की पहली पहचान है कि मतलब जब हथियार नहीं है तो हथियार बनाया जाता है। तो ये तो तोलोलिंग की पहली जीत का पहला हमारी 2 राजदीप को श्रेय मिला। उसके बाद में मेरा 6 महीने पूना में इलाज चला। मैं यहाँ कोमा में चला गया था, कोमा से बाहर आया तो जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब बोले बेटा तेरे को तोलोलिंग पे नाश्ता नहीं कराया मैंने, आज तेरे को 7 पुष्ट का नाश्ता कराता हूँ। तेरे महावीर चक्र, वीरों का वीर महावीर चक्र से सम्मानित किया भारत सरकार ने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये तोलोलिंग की कहानी आज 22 साल बाद में फिर सुनाई गई है, बड़ा मजा है। हालांकि मैं तो डेली सुनाता हूँ क्योंकि मेरे देश प्रेमी डेली सुनते हैं मेरे से। मतलब आपको तो काफी इंटरेस्ट आया होगा, और मैंने तो सुनाते सुनाते मेरे तो याद ही नहीं है कितनी हजारों लाखों बार सुना दी नहीं। ऐसे ही सुनाता रहूंगा, जीऊंगा जितने। सभी प्यारे बच्चों को, दोस्तों को, एक बार अनुराधा गोरे मैडम को भी, और मेरे साथी दीपचंद नायक, दीपचंद कारगिल योद्धा को भी मेरा सलूट है और धन्यवाद है। सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि राम रूप एक कारीगर ने, राम रूप एक कारीगर ने रे अजब रेल तैयार करी, प्राण पसंजर तेज तरीका चालन की रफ्तार करी, नाड़ी शब्द की सीटी जब सांस का पंखा हिलता है, और गाड़ी वाला गर्म मसाला सर्वधात का डलता है। अरे मेरे दोस्तों, करनी के डब्बे बदले जाते हैं लेकिन इंजन एक ही चलता है। इंजन होता है इसके अंदर, वो एक ही चलता है। धर्मराज बाबू बड़ बैठा पैसे की ना उधार करी, राम रूपे के कारीगर ने रे अजब रेल तैयार करी। तो भगवान ने ये सांस दी है, ये वर्दी दी है। तो जब वर्दी पहन के हम फौज में जाते थे तो हमारे को बड़ा गर्व होता था। और मैं यही कहता हूं कि 22 साल हो गए देशवासियों को कि यारो फौजियों को इतना सम्मान तो चाहिए कि वो देश के लिए कुर्बानी देता है। एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक बहन ने अपना भाई खोया, एक औरत ने अपना पति खोया, एक बाप ने अपना बेटा खोया, और उस परिवार के लिए इतना तो बनता है कि ये वो परिवार जो देश के काम आया। इस परिवार को सलूट है। और मैं कहता हूं कि जहां भी शहीद की मूर्ति लगी हो उसको आप गाड़ी में बैठे बैठे भी एक बार सलूट मारना।
आपका 5 किलोमीटर का सफर बगैर डीजल के ही चले जाएगा। मतलब इतनी खुशी होती है कि एक शहीद को हमने सलूट मारा। अभी मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ मैडम जी। नमस्कार। अगर और कुछ सुनना हो तो फिर बता देना, मैं तैयार बैठा हूँ। हाँ, हम दीपचंद के तरफ भी बढ़ना है हमको। उसके पहले मैं बच्चों को एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हमको जीत नहीं हासिल हो रही थी, तो इनकी जो जीत इन्होंने जैसे बोला उसके बाद हमने रुका नहीं, वो सिलसिला चलता रहा और हमको हाँ, जीत 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 और उसके जीत बाद में तो विक्रम बत्रा एंड पार्टी ने वो थ्री टेम्पल पे अटैक करा। उसके बाद में उन्होंने आगे दूसरी पहाड़ी पर चढ़े, फिर टाइगर हिल करी, काकसर में रही, फिर तो और मैं अपने 90 किलोमीटर इलाका में फिर तो ऐसे बढ़ गए, भूखे भेड़ियों की तरह पाकिस्तानी फौज को बराबर। ऐसे खाने लगे। एक वहां उस टाइम पे एक गलत प्रचार कर रहा था हमारा हिंदुस्तान का मीडिया कि वहां घुसपैठी थे। मैं कहता हूं एक भी घुसपैठी नहीं था, वहां की परमानेंट आर्मी थी। बराबर। एक भी, क्योंकि फौज का मुकाबला फौज ही कर सकती है, टैंक को टैंक ही मार सकता है, मिसाइल को मिसाइल ही मार सकती है, और आदमी को आदमी मार सकता है, फौज को फौजी मार सकता है। तो ये मैं सत्य बताता हूँ वहां की घटना। और मैं तो एक छोटी सी पहाड़ी पर अटैक मारा था 90 किलोमीटर की, के अंदर मेरे जैसे हजारों योद्धा थे जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई, और आज इतिहास में उनका पन्ना लिखा गया है बहुत गर्व के साथ। आज उनको सभी को 527 जो शहीद हुए थे उनको मैं अंतरात्मा से सलूट करता हूं कि भगवान करे कि तुम दोबारा जन्म लो और भारत माता पे आओ, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती को मैडम भारत माता कहते हैं। अमेरिका को चाचा, रूस को मैं दिगेंद्र सिंह जी, पाकिस्तान को साला कहते हैं। दिगेंद्र सिंह जी, मैं हमारी संस्था, हमारे सारे प्राध्यापक गण सबकी तरफ से आपको प्रॉमिस देती हूँ कि आपका सम्मान तो करेंगे ही, मतलब आपके वीरों का सम्मान तो हम करेंगे ही करेंगे। फिर भी हमारे जो स्टूडेंट है वो आगे जाके जरूर नेक्स्ट दिगेंद्र सिंह जनरेशन जरूर हम बनाने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद अब से फिर से हम बात करेंगे। उसके बाद दीपचंद के पास जाते हैं। अभी दीपचंद को देख रहे हैं, वो खाली ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं। सच में तो इनके दोनों पैर, दराज सेक्टर वाला हिस्सा देखो, वो टाइगर हिल वाला तो हम देख रहे हैं, वो टाइगर हिल पर तो मूंछ खड़ी है, लेकिन वो दराज है ना नीचे भीमबट इलाका, वो पूरा मतलब वो देखो पहले तो आप पूरा। और ये तो तोलोलिंग दिखा रहा है ना, ऐसे तोलोलिंग की कर रहे हैं, कई बार ऐसे सलूट मारता है तोलोलिंग से। ये तोलोलिंग का इलाका भी दिखाता है, और नीचे द्रास वाला इलाका तो कंप्लीट ही मतलब बम्बारमेंट से ऐसे हो रहा है। तो वो भी ए बहादुर सिपाही तुझे सलूट है। हिंदुस्तान के हर प्राणी की तरफ से तुझे सलूट है, और मैं भी करता हूँ। अग भाई मतलब आप हजारों साल जियो और एक प्रेरणा के स्रोत बने रहो पूरे हिंदुस्तान के लिए। यही हमारी दुआ है कि हमारा एक शिष्य जिगे 3 पुर्जे कट कट के ने इस भारत माँ के लिए ऐसे चले गए, और वो आज भी उन पुर्जों को साथ लेके चलता है और दिवाता है कि यार मौत तो डेली मरते यारो, मौत ऐसी मरो जिसको जमाना याद करे यारो, है। तो ये बात मैं दोबारा इसलिए दोहराई है कि देखो दीपचंद से ये पता है कि मौत को भी मौत दिया है, मौत को भी मौत दे के आए हैं। मौत बहुत सुंदर होती है, मेरे को भी मिली थी तोलोलिंग पे। मेरे को आई बोले कमांडो दिगेंद्र सिंह, हाँ मैडम। बोले चले, मगो मेरे को क्यों ले जा रही हो आप? तो बोले ऑर्डर मिला है। मगो मैं आपकी झोली भर दूंगा 48-50 से, उनको ले जाओ ना, आपको तो क्वांटिटी पूरी करनी है भाई, इतने आज बेमाता इतने खत्म करने हैं, वो ले जाने सुरग में, तो ले जाओ मगो आप। दिगेंद्र सिंह जी, आपको थोड़ा रोकती हूँ क्योंकि हमको सब लोगों को टाइम की थोड़ी पाबंदी होती है, इसके लिए। जी जी मैडम, ठीक है। बाद में हम नीचे जाके जरूर बच्चों को मिलने वाले हैं, क्योंकि दीपचंद जो है वो मिसाइल गन, और वो तो 1 दिन 2 दिन नहीं, जब से युद्ध छेड़ा गया, ये जो वॉर है, कारगिल का जो वॉर है, उसको बोला जाता है कि ये गन वालों ने, मतलब गन वाज द मदर ऑफ द वॉर, और ये गन वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे दिगेंद्र सिंह बोल रहे थे, उनको प्रोटेक्शन देना, हम ऐसे गन का मारा फायर बोलते हैं उसको, फायर, हाँ, सपोर्टिंग फायर देते हैं, तो इसके नीचे से ये लोग ऊपर जाते हैं। और इन्होंने कोई टॉप बर्बाद किए, तो शुरू से जब भी से युद्ध शुरू हो गया, इनको शोल्डर पे मशीन गन लेके, ये जब तक युद्ध शुरू था
तब तक ये कारगिल के एक दो नहीं अनेक अनेक विजयों के ये साक्षीदार है। इनकी जो मशीन गन थी उसका पहला नाम था 1889 लाइट रेजिमेंट। फिर भी इनको सम्मान मिला है, अकेले को नहीं, इनकी जो यूनिट थी उनको सम्मान मिला है कि कारगिल रेजिमेंट। तो इनको भी हम नमन करते हैं। ये बहादुर सिपाही, इसका एक साथी इन्होंने गवाया। फिर भी 17 नवंबर 2002 जिसको बोलते हैं ऑपरेशन पराक्रम, संसद पे हल्ला हो गया। और संसद पे हल्ला होने के बाद हमने पूरी फौज फिर से बॉर्डर पे ले ली। जो वाळवंट मतलब जो गुजरात, राजस्थान, ये जो वाळवंटी प्रदेश है उसमें ये ग्रेनेड लगाना और निकालना दोनों भी बहुत मुश्किल काम होते हैं। कारगिल से भी ज्यादा सैनिक हमने ऑपरेशन पराक्रम में गंवाए हैं। हमने दीपचंद को जिंदा पाया, ये हमारा सौभाग्य है। फिर भी जब भी ये बम क्लियर कर रहे थे तभी इनके पैर के पीछे नीचे बम फट गया। ये आकाश में एकदम ऊपर गए, नीचे पड़ गए, उसमें इनकी 2 टांगे काटनी पड़ी, हाथ काटना पड़ा। फिर भी इनका जो सोल्जर का दिल है, पराक्रम, शौर्य, शत्रु पे कूद पड़ना, वो वैसे कि वैसे ही। हाथ गया, पैर गया, दिमाग भी नहीं गया और माइंड भी नहीं गया। वो अभी भी सोल्जर ही गोज ऑन एनकरेजिंग यंग जनरेशन। तो अभी मैं दीपचंद को बोलती हूँ कि दीपचंद जी, कभी कभी हमारे बच्चे नाउम्मीद हो जाते हैं, हो गया तो बस रुक जाते हैं। आपका तो जीवन गान आप बोलते हैं, रुक जाना नहीं, फिर हम कभी हार के। तो आपका कारगिल का एक्सपीरियंस जो है, अपने अपने साथी को कैसे गवाया, अब कौन से ऑपरेशन, मतलब जब भी आप ऊपर जा रहे थे तो क्या हो गया, वो आपके मुंह से सुनना हम चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये नासिक के, अभी महाराष्ट्र इनको इतना पसंद है कि ये नासिक में आकर ही बस गए हैं। 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ध्वज देश की शान है। 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंग में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। मैं सबसे पहले हमारे उन सूरवीर योद्धाओं को सत सत नमन करता हूं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और साथ ही मैं हमारे जो भी सट्ठे माँ विद्यालय के जितने भी आप टीचर लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, और हमारे जो आदरणीय गौरे मैम हैं उनका, और हमारे गुरुजी दिगेंद्र सर का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आज के दिन उन्होंने हमारा एक निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे बीच में आए, और मैम ने एक सैनिकों के लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया। और जब महाराष्ट्र की बात कर रहे हो मैम बोलते हैं ना, तो ये महाराष्ट्र के ऊपर पहले कुछ लाइनें बताता हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो कि राष्ट्रों में राष्ट्र महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की भूमि में बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया है। मैं लड़ाई से पहले 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग, ये एक सच्ची कड़वी सच्चाई है। आप लोग बोलते हो, अभी सर ने भी बताया, मैं भी बताऊंगा, हमने ये किया वो किया, ये बहुत बातें हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट देख रहे होंगे, मगर उसके पीछे उनका महत्व क्या है? आप लोगों ने किसी ने वीर शिवाजी को, जिजाऊ माता को देखा है? नहीं देखा। आज आपके सामने एक राजमाता बैठी हुई है, उसका दर्द आप लोग कभी नहीं देख सकते। मतलब ये मैं भी क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। मैंने भी किसी माँ के पेट में 9 महीने तक जन्म लिया है, और एक माँ अपने इकलौते बेटे को ये पता है कि सेना में एक दिन शहीद होना है देश के लिए, फिर भी हंसते हंसते बॉर्डर पर ऊपर भेज देती है। तो इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा है वो सैनिक समझ सकते हैं। वो एक माँ या एक जो बहन रहती है या एक वीर नारी रहती है हमारी, वो समझ सकती है। मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ, आप लोग गाथाएं सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है। हमारे सैनिक शहीद होते हैं, हम झंडा डंडा लेके चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कभी सोचा है आप लोगों ने?
उनका परिवार कैसे चलता है। भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने से ही सब काम नहीं चल सकते। मैं ठीक हूं, मैं आज अपने आप को संभाल लिया है। मेरे जैसे बहुत से दिव्यांग सैनिक हैं जो आज टूट चुके हैं, वो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं। तो उन चीजों के ऊपर भी हम लोगों ने ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि जो सेना के आगे जो सेना है वो आप लोग हो। ये क्यों हो आप लोग? क्योंकि जब हम सरहद के ऊपर रहते हैं तो हंसते हंसते अपना जीवन, जो अपना सर्वोत्तम बलिदान है, देश के कुर्बान कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि जो सेना के आगे सेना आप लोग हो, वो हमारे परिवार को संभाल लोगी। इसी विश्वास के साथ हम अपना देश के लिए निछावर हो जाते हैं। मगर बहुत अफसोस की बात है, आज ये चीजें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर ही रह गई है। आज हर तीसरा व्यक्ति, मैं ये नहीं बोला पांचों उंगली बराबर नहीं रहती, मगर मैं आपको ये बोलता हूं, आज 10 में से 9 आदमी सिर्फ खाली फोटो सीजन में रह गए कि मैं उस वीर माता से मिला, मैं उससे मिला, ये देखो फोटो लगाते हैं। मगर घर में उनके क्या चल रहा है कोई जाकर के फूल भी नहीं देता है, कोई खुशी से ये भी नहीं पूछता है। तो आप लोगों से मैं फर्स्ट फोटो यही पूछना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम आपने किया बहुत अच्छा है, उसी के साथ में पर्दे के पीछे का भी आप देखना है। वो कौन देखेगा? आप लोगों का फर्ज। आप लोग नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? और मैं आप लोगों के सामने, चाहे आप भले नाराज हो, मेरे को बड़ा दिल में चुभती है कि हम लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे वीर शिवाजी ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है, मगर आज हर सैनिक वीर शिवाजी। आप लोगों को क्यों नहीं नजर आता? क्यों नहीं आप लोगों को वो माता नजर आती जिन्होंने एक अपना पुत्र दे दिया? क्यों नहीं हम उसको जिजाऊ माता बोल सकते हैं, राजमाता बोल सकते हैं? कौन बोलेगा ये चीजें? ये हम लोगों ने बोलना, पूरी आवाम ने उनको इज्जत देनी है। खाली सहानुभूति से कि हाँ जी आपने एक अपना बेटा दे दिया, अपना एक पति दे दिया है आपने, भाई आप, हम तो बोलते मेरा बेटा, मैं दोबारा फौज में जाऊंगा। अरे उनका दर्द भी तो समझिए, हम लोग भी तो आप लोगों के अंदर से ही आए हुए। दीपचंद जी, एक सेकंड आपको रोकती इसके लिए हूँ कि मेरी संस्था, मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स, पार्ला वाले हमेशा मेरे साथ होते हैं। कभी भी किसी भी बात की, मैम ये आपके लिए बात नहीं बोल रही हूँ। आई एम वेरी लकी इन दैट केस। फिर भी आप जो बोलते हैं वो सही है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किया था, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर घूम के आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्टडी रिपोर्ट, द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ऑफ वीर माता। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उनके बारे में मैं जरूर और लोगों के साथ बात नहीं, मैंने आपका अनुभव पहले शेयर कीजिए, आपका अनुभव मैं करता हूँ, वो भी करता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोला पांचों उंगली, मैंने पहले ही बताया था कि बरोबर नहीं होती है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपने हमें कुछ बोला या नहीं है, ये मेरी अंदर आत्मा की आवाज थी। आपने अभी पिछले प्रोग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पे आपने बोला था विक्रम बत्रा के पिताजी माता जी को कि आप खुशनसीब हो। ऐसे बहुत से हमारे सैनिक हैं जिनको जानता भी नहीं है देश में मैडम, आप खुशनसीब हो जो आपको यहाँ आजू बाजू वाले जानते नहीं। तो ऐसी कितनी वीर माता है आप बताइए, पता भी नहीं चलता, जिनको एक एक बेटा तो दे दिया। देवता ना काठ की मूर्ति ना मिट्टी की मूर्ति, देवता सिर्फ भावना में विद्यमान होते हैं। और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, मैं नायक दीपचंद आप लोगों के पास में आकर के वही एक महसूस कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और अभी जो टाइगर हिल की जो आप बताई, जैसे दिगेंद्र सर ने, हमारे गुरुजी ने, इन्होंने हमें बताया, ये सिलसिला हमारा गुरुजी का और हमारा काफी पुराना है। ये कारगिल लड़ाई से पहले जब मैं बताया था कि इनको बारे में मैंने सुना था, और कारगिल में हमारी मुलाकात हुई, जब ये एडवांस जाते थे तो ये बोलते थे भाई आर्टिलरी वालों थोड़ा ध्यान रखना। तब मेरे को लगा यार ये गुरुजी, तब इनको ध्यान होगा। तो मैंने इनको बोला था, अरे गुरुजी मैं आपको बहुत दिन से ढूंढ रहा था, आप ही हो। तो हमारे इनके साथ में टूर राइफल के साथ में सूबेदार उदयराम साहब राठौड़, इनके हमारे जो ओपी इंचार्ज इनके साथ में थे, जो फायरिंग स्पॉट के लिए थे। तो हमने स्टार्टिंग से ही टूर राइफल हो, 18 ग्रेनेडियर हो, 13 जैक राइफल हो, 17 जाट हो, हमने हर जगह फायरिंग स्पॉट दिया है। और पहला राउंड चार्ली 2 का तलोलिंग पर मेरी तोप से निकला था, जो दुश्मन के ऊपर हिट हुआ था। इसमें सर ने बोला था कि भाई, और मेरी बटालियन के लिए बहुत गर्व की बात है, ये युद्ध लड़ा है किसी हम लोगों ने, चाहे सर ने हो चाहे मैं हूं, किसी ने इंडिविजुअल किसी ने भी नहीं लड़ा है। ये युद्ध था, पूरे देश का युद्ध था, मतलब पूरी भारत माता को जिताने के लिए युद्ध था। हम अनेकताओं में एकता की मिसाल है इंडियन आर्मी। भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न क्षेत्र से हम लोग आते हैं, मगर कभी भी हम लोग एक ही रहता है, हमारा तिरंगा एक ही। यहाँ अपनी तरह नहीं है, मेरा समाज, मेरा ये नहीं।
मेरा सिर्फ क्या है, मेरा देश है, भारतवर्ष मेरा देश है, वही एक हमारे अंदर प्रण लिया था हम लोगों ने। और उसी की मिसाल आप लोगों के सामने 99 का युद्ध है, जो हम लोगों ने सबने मिल करके जीत करके दिखाया। क्योंकि वहां पर सेना का एक डिसिप्लिन रहता है, सेना का एक वड़ो कमांड रहता है, उसी डिसिप्लिन के साथ में हम लोग काम करते हैं। यहाँ की तरह नहीं है कि बेटा या कुछ भी लगा लो, अनडिसिप्लिन काम होता है बहुत ज्यादा। अगर हमने सीखना है बहुत सी चीजें तो हमारी इंडियन आर्मी से सीखनी चाहिए, और हमें अपने आप को भी गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के एक आम नागरिक हैं और इंडियन आर्मी हमारी सरहदों पर रक्षा कर रही है। तो मैंने बता रहा हूं कि तलोलिंग के ऊपर जैसे ही पहला राउंड हिट हुआ हमारा, हमने तलोलिंग पहाड़ी को, उसके बाद में विक्रम बत्ता से जी जो आप बोले थे 4875 5100, ऐसे करते करते मास्को घाटी हमने, हमारी बटालियन ने 8 जगह तोपों को चढ़ाया। और वो इतना आसान नहीं था, बोलना बहुत आसान रहता है कि हमने इतना काम कैसे किया। नॉर्मल कपड़े रहते थे, जैसे सर ने बताया, हमारे अंदर जुनून एक ही था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्नीशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि आदमी भूखा प्यासा, दुश्मन सिर के ऊपर बैठा, हमें भूख प्यास कैसे लग सकती है। तो वो सबके अंदर जुनून था। तो उस जुनून के कारण ही हम लोग यंग थे, सभी आदमी अंडर 25, 28, 30 ईयर्स के अंदर सभी आदमी सेना के थे, जिनके अंदर एक भरपूर जोश भरा हुआ था। और जोश के कारण, क्योंकि दुश्मन, हमें पता था कि हमारे 10 जाएंगे तो दुश्मन का 1 जाएगा, फिर भी हमारे अंदर हिम्मत थी, हौसला था, और उसी हौसले ने आज ये 99 कारगिल का वार जीता हुआ है। इसी तरह करते करते हम लोगों ने सबके ऊपर फतेह हासिल कर लिया। काफी हमारी कैजुअलिटी हुई, दुश्मन की भी काफी हुई, और लास्ट में हम लोग जब टाइगर हिट की लड़ाई लड़ रहे थे तलोलिंग के ऊपर भी, और बीच में भी हमारे भी काफी साहब लोग चले गए थे, हमारी बटालियन को भी काफी नुकसान हुआ था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमारे सीओ का ऑर्डर था कि भाई जितने जा रहे हो उतने ही वापस आने चाहिए। ऑर्डर सब देते हैं, लड़ाई के अंदर साथ छूट जाता है। ऐसे ही हम लोग टाइगर हिल की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो दिन के हम लोग जितनी भी लड़ाई लड़ी गई वहां पर रात के टाइम ही लड़ी गई थी, और लड़ाई लड़ते लड़ते हमने दिन में ही अपने तोपों को चढ़ा रहे थे, तो धीरे धीरे करके रात को परेशानी ना हो और बिल्कुल टाइगर हिल के नीचे लगा दिया जाकर के। अब दुश्मन देख रहा है कि और आ जाओ नजदीक बेटा, हमें नहीं पता है। और हम लोगों ने जैसे लगाया, हमने सोचा यार रात को तो डेली फायरिंग करते हैं, हमारे सबने मिलकर के बोला एक बार दिन में ट्राई मार लेते ताकि रात को विजिबिलिटी कम रहती है। तो हमने एक राउंड फायर कर दिया, एक तोप का गोला निकला और वहां से दुश्मन के सैकड़ों गोले आ गए, क्योंकि वो तो सामने दिख रहा था और वहां कोई बंकर नहीं बने हुए थे। हमारा एकदम ताबड़तोड़ पीछे पतीले पताले, हमारी टैटू कंपनी, ये वो आजू बाजू में जितनी बटालियन लगी थी, धड़ाधड़ बमबारी। अभी कहाँ छुपे, भाग दौड़ मच गई। नीचे से ऑर्डर आ चुका, जिसको जहां जगह मिलती है छुप जाओ, अपनी जान बचाओ, क्योंकि जान बचेगी तो हम बाकी चीजें लड़ भी सकते हैं और बाकी चीजों का नुकसान भी भरपाई कर सकते हैं, मगर अपनी जान बचाओ। तो जहां दिल किया वहां सब छुप गए। तो हमारे जो मेरे मित्र थे, परम मित्र, हम दोनों आदमियों ने कसम खाई थी कि 99 का वार साथ में खाते थे पीते थे। हमारा कोई उधर सगा संबंधी नहीं रहता, हमारे जो सैनिक रहते हैं हम ही आपस में भाई है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तो हम ही लोग रहते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त मुकेश, हम लोग ऑपरेशन रक्षक में भी वहीं पर थे। जब आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ थी तब भी हम इकट्ठे एक ही उसमें थे, और यह लड़ाई में भी हमारा दोनों का बड्डी था, क्योंकि दोस्त तकड़े थे। तो दोनों का एक वादा रहता था कि देखते हैं नई शताब्दी कौन देखेगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो आप अपने परिवार को मिलके आना, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं मेरे परिवार को मिलके आऊंगा। मतलब एक दूसरे का कम्युनिकेशन था कि भाई जिसका भी जो बंदा चला जाएगा वो उसके परिवार को मिलके आएगा। हम लोग कई बार ऐसे बातें करते थे तो हमारे सीनियर काफी गुस्सा हो जाते थे और बोलते थे ऐसी बातें मत किया करो, मगर यंग ब्लड था और देश के जो देशभक्ति का जुनून पहले बचपन से ही सवार था, क्योंकि बचपन से इसलिए सवार था कि हमारे खानदान में कोई सैनिक नहीं था, और मेरे को बचपन से ही एक सुभाष चंद्र बोस को देख करके, फोटो को देख करके मन में तमन्ना आती थी कि मैं सैनिक बनूंगा। और 6 भाई बहनों में से मैं सबसे बड़ा, और सेना में कोई आजू बाजू में नहीं था, और मेरी भगवान ने बहुत तमन्ना पूरी की और मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ। और मैं हमेशा से बोलता हूं कि सैनिक का जन्म, सैनिक नहीं, आम आदमी का भी जन्म चाहे झोपड़पट्टी में हुआ हो चाहे महल में हुआ हो, वो आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। तो जैसे मैडम ने बोला मैं नासिक में रहता हूं, तो नासिक मेरी कर्म भूमि बन चुकी थी, यही मैंने ट्रेनिंग किया और आज भी मैं यही रह रहा हूं।
तो मेरी जो कर्म भूमि, आदमी के कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, तो मेरी जो कर्म भूमि यही नासिक महाराष्ट्र से, इसलिए मुझे बहुत लगाव है इस महाराष्ट्र से, क्योंकि यहीं से मेरी कर्म भूमि की जन्म तो वहां पर हो गया था और मैं 18-19 साल का यहाँ नासिक में आ गया था। उस टाइम कोई लेटर चिट्ठी पत्ती रहते थे, कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं होती थी। टाइगर हिल पर बमबारी हो रही थी, मेरा दोस्त ने बोला, दोनों आदमी हम लोग साथ में थे, मैंने बोला सर वो चलते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर हम चले जाएंगे तो अपनी तोप दुश्मन नष्ट कर देगा। तो मैंने बोला दोनों आदमी क्या करेंगे? बोला लड़ेंगे, और गोलाबारी धकाधक हो रही है, बातें मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। तो मैंने फिर चंद सेकंड बाद बोला हम दोनों आदमी करेंगे क्या? जिनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है वो भाग चुके हैं। बोलेगा कोई बात नहीं, भागे तो भागे, अगर तेरे को जाना है तो उसके वर्डिंग सुनिए आप, अगर तेरे को जाना है तो तू जा, मैं बैठा हूं। तो मैंने बोला जब जीने बढ़ने की 7 किस्में खाई है तो जाने का तो मतलब नहीं है। आपने बोल दिया, हालांकि वो मेरे सीनियर था, सीनियर का ऑर्डर, तो बोलता ये सीनियर ऑर्डर नहीं दे रहा, एक भाई की तरह थे, तो बोलता अगर आपने जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं भी चुपचाप वहीं बैठ गया, गोले पड़ रहे धगाधक। अब ये बेवकूफ वाले ऑर्डर थे एक्चुअली में। तो चंद सेकंड बाद उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, इतना ही बोलना था। तो बोला मैं AK-47 उठा के लेके आता हूं, वहीं पर AK-47 थी। तो बीच में हमारे पत्थर था, मुंह का ऑर्डर मिल चुका, मैं भी घुस गया जहां पर हमारे बंदे घुसे हुए थे, और वो पत्थर के उस साइड में भागा। तो 10 मिनट बाद बमबारी हुई। तो एक छोटे से खड्डे में हम लोग 90 आदमी कैसे आए ये आज तक भी रहस्यमय है। और हमारे पंडित जी कुमोती साहब बोले थे कि भाई भगवान का नाम लो, कुछ का भी नाम लो, जो आना हो तो आना ही है, भगवान तो सबके हृदय में रहता है। लेकिन 10 मिनट बाद जब पूरी फायरिंग बंद हो चुकी थी तो भाई नीचे से ऑर्डर आया कि भाई संभालो भाई कौन कहाँ था। हमारी दोनों की रिपोर्ट लग चुकी थी कि दोनों आदमी ऊपर हैं। तो मेरे को मुच्छड़ बोलते थे, बोला सर मुच्छड़ को तो यहाँ भाई यहाँ हमारे पास में है। तो बोलते दूसरा कहाँ है? तो बोले कहाँ दूसरा? मैंने बोला सर पत्थर था बीच में, उधर भागा, मैं इधर भागा हूँ। तो बोले चलो ठीक है, देखते हैं सब आदमी। बाकियों से सबसे रिपोर्ट लिया गया कि भाई चेक करो अपना अपना क्या क्या नुकसान है, कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ। तो सबने चेक किया, आलोक का रिपोर्ट दे दिया। बोले सर मुकेश नहीं मिल रहा, मेरा दोस्त मुकेश। तो अभी मैं दोनों थे, तो बोले दूसरा कहाँ है? मैंने बोला सर, उसने बोला चलो मैं AK-47 लेके आता हूँ। तो बोले कहीं नीचे गया होगा, चलो वो भी आ जाएगा, चलो हम अपनी तोपों पर चलते हैं। तो हम लोग अपनी गन की तरफ बढ़ने लगे, तो ऐसे मांस के टुकड़े बड़े बड़े पड़े हुए हैं। तो हम तो जूनियर थे, मेरे सीनियर राणा साहब थे मेरे आगे, तो उनकी गन पे ही वो लेर थे। तो मैंने बोला सर ये क्या है? उन्होंने बोला कि यार कोई एयर बर्स्ट था, तो कोई पक्षी बीच में आ गया होगा, ये उसके मांस के टुकड़े हैं। लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े 2-4 कदम, और पत्थर की साइड में उन्होंने देखा मुकेश, और वो ऐसे लेकर के बैठ गए एकदम। अभी पीछे पीछे मैं भी था, और भी बंदे थे हमारे। तो मैंने भी देखा, तो मुकेश तो मेरे दोस्त की यहां से गर्दन नहीं थी, पूरा ब्लड चल रहा है, धड़कन चल रही है, लेकिन यहां से गर्दन नहीं एकदम। तो मैंने अपना जैसे कोट निकाला, और ये कंडीशन जब आपके साथ में एकदम देख लेते हो तो बड़ा एक दुखदाई होता है कि यार एकदम ये कैसे हो गया, क्योंकि एकदम डर लगता है ना, एकदम बंदे की गर्दन नहीं है। और मेरा तो जिगरी दोस्त था, तो मैंने फटाफट कोट निकाला, कोट पकड़ा, और इन्हीं हाथों में उन्होंने मेरी अंतिम सांस लिया। ये मेरे लिए एक दुर्भाग्य की बात थी, क्योंकि मैं सोचता था कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। आज भी मुझे बहुत इसी का दुख होता है कि काश मैं क्यों जिंदा हूं, मेरे दोस्त की जगह मैं क्यों नहीं गया। बहुत मतलब इतना एक दुख आता है कि एक जो मेरे को चोट लगी उसको इतना दुख नहीं जितना मेरे उस दोस्त को बिछड़ने का दुख है। ये एहसास हम लोगों को क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने वो पल जिया है। इतना आसान नहीं है, वो बातें आज भी याद करते तो आज भी एक सैनिक कभी भावुक नहीं होते हैं, लेकिन दिल में एक पीड़ा आती है। जिस इंसान के साथ में जो हमारा सब कुछ था, जिसको साथ खाना पीना खाया है, तो वो एक जिगरी जब चला जाता है तो एक अलग से ही दुख दर्द होता है। तो मुझे साथ में नहीं जाने दिया गया। तो गुमरी जो हमारी जितने ही पार्थिव शरीर थे हमारे सैनिकों के, वहां पर हमें ऑर्डर था कि वहां पर जो भी कैजुअलिटी हो जाएगी वहां पर आया जाएगा। तो मुझे गुमरी तक का परमिशन दिया गया कि आप गुमरी तक जा सकते हो। तो मैं रात को 11 बजे टाइगर हिल से निकला, हमारी गाड़ी निकली, और सवेरे सवेरे हम लोग गुमरी पहुंचे तकरीबन 4:30 के आसपास। तो गुमरी में हमने पार्थिव शरीर को रखा, और हमेशा सेना में बताया जाता है कि भाई निशानी चेक करनी होती, क्योंकि ऐसी कोई किसी पार्थिव शरीर किसी दूसरे सैनिक आ गया तो कैसे पहचान करेंगे। तो मैंने उनके शरीर के 2-4 जो चीज देखनी थी मैंने देखी, और वहां पर अगरबत्ती वगैरह जो रखी थी अगरबत्ती लगाई, और उनके चरणों को हाथ लगा के कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। और अगले दिन हम लोग वापस टाइगर हिल पर आए,
और 3 दिन बाद फिर 3 दिन लड़ाई चली टाइगर हिल की, और 3 दिन लड़ाई के अंदर हमने अपना 100% दे करके और झंडा जो अपना तिरंगा लहरा करके टाइगर हिल के ऊपर अपनी दोस्त की शहादत का हमने बदला लिया। आज हम और मेरी बटालियन ने के लिए लगभग 10,000 राउंड फायर किए, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, और मेरी बटालियन को अच्छे कार्यों के लिए कारगिल लिखने का सौभाग्य भी मिला हुआ है, और मेरी बटालियन का स्वर्ण अक्षरों में आज इतिहास के पन्नों में नाम लिखा हुआ है। आज हम बहुत खुशी मना रहे हैं कि विजय जुलूस है, मगर उसके साथ में एक ये गम भी है कि हमारे 500 कुछ सैनिकों ने अपने इस देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया था। इस गम को भी हमें याद रखना पड़ेगा कि ये युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने सैनिक क्यों गए। हमारे लिए तो एक श्रद्धांजलि आ जाती है। आज जगह जगह, कल भी देखते हो आप, जगह जगह हर चीज लगाई जाएगी, मगर दिल से आप मानिए। उसके बाद में 2002 जब दीप सिंह जी, आपको थोड़ा सा रोकती हूँ मैं, क्योंकि नीचे हमारे कोई स्टूडेंट्स है और राह देख रहे हैं अब दोनों को मिलने के लिए, और हमारा उनके साथ हम जरूर बात करेंगे। फिर भी आपने जो बोला है वो थोड़ा सा कड़वा फिर भी सच है। सैनिक जब भी जाता है तो उसके परिवार को देखना, और इसके आगे हम याद रखेंगे कि हमारे तरफ से ऐसी भूल नहीं होगी। नहीं मैम, आपको तो मैं बता रहा हूँ, आपको तो बहुत नहीं, अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे संस्था और मेरे स्टूडेंट के यहाँ से आपको बोल रही हूँ कि हम सब वादा करते हैं कि आपके शब्द हम याद रखेंगे। और जैसे मैं आपको धन्यवाद कैसे बोल सकती हूँ? नहीं। और लोगों को तो पता नहीं है कि सेना में रिलेशन क्या होता है। हमारा जो रिलेशन होता है वो अलग होता है। एक छोटा सा 1 ही मिनट में आपका मैं ये पूरा करती हूँ। जब भी मैं वुंडेड सोल्जर के ऊपर किताब लिख रही थी तो कोई सोल्जर मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो 2, 4, 5, 6 टाइम मैंने फोन किया, वो नहीं उठाया, तोड़ दिया, काम में हूँ मैडम, बाद में काम करो। तो बाद में मैं बोलती थी, अरे 1 मिनट सुनो तो सही, आई एम द मदर ऑफ कैप्टन विनायक गोरी। तो उनका रिप्लाई आता था, अरे मैडम तो हम एक ही बिरादरी के हैं, और मेरा काम बंद होता था। वैसे ही आप सबको और एक नाम सबको पता है, गलवान घाटी में जो ये है लेफ्टिनेंट जनरल है जोशी, उनको मिलने का मुझे सौभाग्य जब भी मिल गया। तो उन्होंने, काम तो हमारा दूसरा था, लेह में उनके केबिन में मैं मिली उनको। तो उन्होंने बाकी तो बातें उसने मैडम नहीं बोला, माता जी बोला, बाकी तो बातें होते रहेगी। माता जी फिर से मुझे एक ही बात बोलिए कि आपको पेंशन या और किसी बारे में तकलीफ तो है नहीं। तो हमारा रिलेशन और अलग होता है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से अरुणाचल तक हमारी बातें होती रहती है। शायद ऐसा उदाहरण बाकी कौन से भी प्रोफेशन में आपको नहीं मिलेगा। मैं दोनों को मतलब आप दोनों सिंबॉलिक है हमारे लिए। हम सब मिलके आपको नमन करते हैं। नहीं मैम, आप हैं और मेरी एक मैं बात आपको है भी कि मैडम नमन करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो 527 कुर्बानी दी थी कारगिल युद्ध के अंदर, जिस प्रकार से अभी जो ये एक 44 शहीद हुए थे अपने सीआरपीएफ के जवान, उस टाइम सभी 44 सैनिकों की फोटो पूरे देश में लगी थी। तो मैं आपसे और भारत सरकार से या सभी से अनुरोध करता हूं कि 527 जो शहीद हुए थे कारगिल में, उनकी सबकी फोटो कल के मेन पृष्ठ पर छपनी चाहिए अखबार में, पूरे देश के कोने कोने में। उनको सभी याद करें। ये फोटो कहीं से भी आप निकाल करके एक बार 527 सैनिकों का नाम और डेट और यूनिट उसके साथ में ऐसे लगा दिया जाए तो सभी पूरे वो पृष्ठ उसको पढ़ेंगे अखबार में। ऐसी मेरी दिल्ली इच्छा है। अगर ऐसा हो, इस बार नहीं हो तो अगली बार जरूर करना है। जरूर प्रयास करेंगे, जरूर प्रयास। ये आर्मी हेडक्वार्टर से आपने आरटीआई 527 कारगिल में युद्ध में शहीद हुए थे, उन सभी की फोटो चाहिए। बराबर। 26 जुलाई जब भी मनाया मैं अभी मिलने के लिए जाने वाली हूँ पराशर जी को, लेफ्टिनेंट जनरल इधर के हैं, तभी उनको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी
अब चिंता मत कीजिए। क्योंकि वो कारगिल के योद्धाओं को एक बार झलक को देख है पूरा देश है कि इन्होंने या। अपना देश के लिए सर्वोपरि बलिदान दिया था। ये मेरी दिल्ली इच्छा है। जरूर जरूर पूरी हो जाएगी आपकी इच्छा। अभी हम नीचे हमारे बच्चे जो राह देख रहे हैं उनको जरूर बच्चों से मिलेंगे। बच्चों के मिलने के लिए तो सांस बची है। हाँ हाँ ओके, जय मी हिंद, राजवाडे सरांना वंदे मातरम, जय भाई मी भारत, राजवाडे जय सरांना विनंती महाराष्ट्र। करतो की चलो जी, भाई जय मी हिंद सर। राजवाडे सरांना आता विनंती करतो की त्यांनी आभार वोट ऑफ थँक्स द्यावं म्हणून. सर ओव्हर टू यू. ज़रूर। पहले मैं दिगेंद्र सिंह जी और दीप सिंह जी को प्रणाम करता हूँ साठे महाविद्यालय की ओर से और पार्लिटेक विद्यालय एसोसिएशन की ओर से। अभी करीब 1 घंटे के ऊपर 1.5 घंटे हम सुन रहे हैं दोनों की बातें, और ऐसा लगता है कि ये बातें पूरी भी ना हो, क्योंकि बताने लायक उनके पास बहुत सारा है। हमारे पास समय की पाबंदी है, इसके लिए हम अभी आपकी वाणी को विराम देने के लिए आपको विनती कर रहे हैं। हमारे पास और समय होगा तभी बच्चों के पास जाएंगे, बात सुनेंगे। आपको यहाँ पाकर हमारा जो महाविद्यालय है वो मैं कहूँ अगर पावन हो गया तो कोई गलती नहीं होगी। आप लोगों के प्रति जो हमारा आदर है वो हम शब्दों में जो हम आपको बयां नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही हमारे जो शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे। और खासकर दीपचंद ने जो बात कही वो कड़वी तो बिल्कुल नहीं है, वो तो सच है, क्योंकि ये समाज का सच है। उसको सामने लाना भी चाहिए, क्योंकि वो लाने के बाद कुछ काम होता है। और हम जैसे अनुराधा गौरी जी ने कहा वो हम बिल्कुल याद रखेंगे और उसके बारे में हमारे बच्चों को भी पता करेंगे, उनको अवगत करेंगे। क्योंकि अगर अगली पीढ़ी को हम ये अवगत करते हैं तो उनका भी सेना के प्रति अपना जो प्रेम भाव है वो बढ़ता रहेगा। अभी मैं आज का कार्यक्रम के ओर बढ़ता हूँ कि जो हमको मौका मिला कि ये कारगिल विजय दिवस मनाने का, पॉलिटेक विद्यालय एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, आज पेठे सर हमारे जो मानव सचिव है मेरे साथ है इस प्रोग्राम में, उन्होंने हमको ये मौका दिया ये कार्यक्रम का आयोजन करने का। मैं पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ। हम सब लोग एक फैमिली से ही हैं, फिर भी ये सम्मान हमको मिला, इसके लिए हम उनके लिए हमारे जो प्रतिबद्धता है उसको प्रकट करता हूँ। विशेष तौर पे अनुराधा जी का जो इस बारे में अध्ययन है, उनकी जो हम कहें कि उनके बारे में उनकी जो जानकारी है, तो उसको तो हम वो जो कहते हैं उसका जो डेप्थ है वो नाप नहीं पाते हैं। उनका एक पुस्तक है मराठी में लिखा हुआ, त्याचं नाव आहे अशक्य ते शक्य। या पुस्तकाचं विमोचन उद्या म्हणजे 26 जुलै 2021 रोजी राजभवनवर, मुंबईतल्या राजभवनवर आपले महामहिम राज्यपाल आहेत महाराष्ट्राचे भगतसिंग कोश्यारी जी, त्यांच्या हस्ते होणार आहे। आणि त्यावेळेस हे दोन्ही आपले जे योद्धा मित्र आहेत तेही हजर असतील। तो जो क्षण आहे तो आपल्या दृष्टीने, असोसिएशनच्या दृष्टीने, विलेपार्ल्याच्या दृष्टीने खूप अभिमानाचा मानाचा असा क्षण असणार आहे। सो त्या एका गोष्टीची आपल्याला आठवण करून देतो। ते पुस्तक उद्या प्रकाशित होईल, आपल्या सगळ्यांना उपलब्ध होईल। त्या पुस्तकाचा देखील आनंद घेऊया, कारण आजच्या कार्यक्रमातनं केवळ आपण असं म्हणू की आपल्याला या सगळ्या लढाईची थोडीशी चव घेता आली आहे किंवा आपल्याला थोडीशी ओळख करून घेता आली आहे। या पुस्तकाद्वारे त्याचं अधिक माहिती, अधिक गोष्टी आपल्याला कळतील आणि त्या नक्की सगळ्यांच्याकरता स्फूर्तिदायी ठरतील असं मला वाटतं। ह्या कार्यक्रमाकरता ज्यांनी आपल्याला सहकार्य केलं त्यांचं असोसिएशनतर्फे तसेच आमच्या साठे महाविद्यालयातर्फे मी आभार मानतो। आणि आपण निश्चित पुन्हा एकदा या कथा रंगवूया जेव्हा आपल्याला आपल्या हातात खूप वेळ असेल। आजच्या दिवशी इथेच थांबूया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। आजचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो। It will stop. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Streaming has stopped.